ऑन हो गए, चलो। सो लेट्स स्टार्ट। स्प्रिंग जेडीबीसी, कोई बता सकता है व्हाट इज जेडीबीसी? स्प्रिंग जेडीबीसी से पहले हमें सीखना होगा व्हाट इज जेडीबीसी। जेडीबीसी समझना होगा, एंड जेडीबीसी के ऊपर हम स्प्रिंग जेडीबीसी क्यों यूज करें ये भी हमें समझना पड़ेगा। तो ये सब समझना पड़ेगा भाई, बिना समझने के आप सिर्फ काम कर सकते हो, अदरवाइज कुछ उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। जब आप समझोगे तभी चीजें कर पाओगे। समझ गए ना मेरी बात? मेरी बात का ख्याल रखना। ठीक है, हाँ, यस। तो जेडीबीसी का मतलब होता है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। क्या? जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी। और एक काम करते हैं, आपका चैट इधर रखा है तो चैट पढ़ने के लिए मैं कभी कभी इस तरफ को देखूंगा। समझ गए? यस, यस, योर चैट इज हियर। यस, ठीक है। तो जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, अब देखो होता क्या था। कहानी को समझते रहिए, और कहानी कहानी के साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट को समझा दूंगा। ठीक है। कहानी ये कहती है कि स्टार्टिंग में हमारे पास डेटा को स्टोर करने के लिए डेटाबेसेस थे। क्या थे? डेटा को स्टोर करने के लिए डेटाबेसेस हैं। तो लेट मी क्रिएट वन डेटाबेस लाइक दिस। तो यस, वी हैव अ डेटाबेस जो हमने सीखा। याद है हम लोगों ने कौन सा डेटाबेस सीखा था? कोई बता सकता है? माई एसक्यूएल। याद है? डेटाबेस माई एसक्यूएल सीखा था। सीखा था कि नहीं सीखा था? माई एसक्यूएल, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे क्या है? हमारे पास यहाँ पे एक स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन है, या जावा एप्लीकेशन बोल दो अभी। जावा एप्लीकेशन, जावा एप्लीकेशन मतलब जावा का कोड आप यहाँ लिख रहे हो, एंड यू आर अ जावा डेवलपर, और आप भैया कोडिंग किए पड़े हो मस्ती में। ठीक है, मस्ती में झूमे नाचे गाए। ठीक है। अब ज़रूरत पड़ गई कि हम बहुत सारा डेटा स्टोर करना है हमें, किसके अंदर? डेटाबेस के अंदर। बहुत सारा डेटा। ठीक है। बहुत का मतलब कि सपोज आपने एक ऐसा एप्लीकेशन बनाया जहां पे यूजर रजिस्टर हो रहा है, यूजर रजिस्टर हो रहा है। अब और बहुत सारे आपके एप्लीकेशन में यूजर रजिस्टर होने के लिए आ गए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई इवेंट कराया और ऑलमोस्ट 10 लाख यूजर्स, 10 लाख यूजर आपके उस इवेंट में इंटरेस्टेड थे। अब 10 लाख यूजर आपके वेबसाइट पे आके रजिस्टर होंगे, लेकिन उनका जो डेटा होगा, कौन उसका, उनका नाम, उनका फोन नंबर, उनका एड्रेस, उन्होंने कितना पेमेंट किया, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें डेटाबेस में रखनी होगी, जिससे कि वो परमानेंट स्टोर हो जाए। आ रहा समझ में? तो हम लोग यूज करेंगे जेडीबीसी। तो हमारे पास एक एपीआई है, दैट एपीआई इज एक्चुअली जेडीबीसी एपीआई, जेडीबीसी ये एपीआई है। एंड इसका यूज करेंगे इन ऑर्डर टू इंटरेक्ट विद डेटाबेस। कितने लोग समझ गए मेरी बात? इसका मतलब है कि पहले हम जावा एप्लीकेशन में यूज करते थे जेडीबीसी टू इंटरेक्ट विद डेटाबेस। अब इंटरेक्ट का मतलब नहीं समझ रहे हो तो हमें ये क्या करता था? ये हमें एपीआई प्रोवाइड करता था। एपीआई, एपीआई मतलब कुछ ऐसी क्लासेस थी, जैसे किसी ने पढ़ा हो तो उसको पता होगा कि इसके पास कनेक्शन था, कनेक्शन था। अगर पढ़ा हो तो, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। इसके पास प्रिपेयर स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट था इसके पास, स्टेटमेंट था, प्रिपेयर स्टेटमेंट था। ये सारी जो क्लासेस और इंटरफेस थी वो हमारी मदद करती थी इंटरेक्ट करने के लिए डेटाबेस से। तो हम क्या कर पाते थे? अपने ऑब्जेक्ट्स को, अपने डेटा को यहाँ पे स्टोर कर पाते थे जेडीबीसी की हेल्प से। और जब जरूरत पड़ी तो हम डेटा को निकाल पाते थे, मतलब डेटाबेस से डेटा को निकाल के अपने प्रोग्राम में यूज कर पाते थे। दिखाना था या कुछ भी करना था तो दिखा पाते थे। आया समझ में? इतना समझ गए सब लोग? अब आपसे कोई पूछता है जेडीबीसी क्यों यूज होती थी, कौन बताएगा मुझे? कौन बताएगा? जेडीबीसी की हेल्प से हम लोग डेटाबेस में जावा के थ्रू वैल्यूज, या जावा एप्लीकेशन की वैल्यूज, या जावा इंटरेक्ट करता था डेटाबेस में, डेटाबेस से जेडीबीसी के थ्रू। तो अगर बोले तो जेडीबीसी क्या है? तो एपीआई फॉर एग्जीक्यूटिंग या इंटरेक्टिंग विद रिलेशनल डेटाबेस। इट इज एपीआई टू इंटरेक्ट विद, एपीआई टू इंटरेक्ट विद डेटाबेस, टू इंटरेक्ट विद, इंटरेक्ट विद डेटाबेस, विद डीबी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? वाई वी स्विच फॉर स्प्रिंग जेडीबीसी, समझना बात को। इसमें बहुत सारे चैलेंजेस थे, मतलब बहुत सारी दिक्कतें थी। उन दिक्कत को हम लोग सॉल्व करेंगे, देखना। ठीक है। तो दिक्कत पहले समझ लेते हैं, चैलेंजेस क्या क्या चैलेंजेस फेल हुए। इसमें क्या था कि जब भी आपको एक भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होता था तो वहां पे आपको बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ता था, मतलब बहुत सारा बॉयलर प्लेट कोड्स आपको लिखना पड़ता था। ठीक है, बॉयलर प्लेट कोड। अब आप कहोगे कैसा, मैं समझाता हूँ, आप समझो। बॉयलर बॉयलर प्लेट कोड्स, अब आपको क्या? तो होता क्या था कि हर बार आपको कनेक्शन क्लोज कर, ओपन करना है, क्वेरी बनानी है, एग्जीक्यूट करनी है, फिर कनेक्शन को क्लोज करना है। तो अगर थोड़ा सा भी इंट्रैक्शन है तो हर बार वही स्टेप्स फॉलो करने, कनेक्शन ओपन करो,
क्वेरी बनाओ, एग्जीक्यूट करो, देन कनेक्शन को क्लोज करो। तो बहुत सारा वायलर प्लेट कोड हो जाता था फॉर कनेक्शन मैनेजमेंट, फॉर कनेक्शन मैनेजमेंट। कितने लोग पहला पॉइंट समझ गए? तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आई, यही वाली प्रॉब्लम कनेक्शन मैनेजमेंट की, कि भाई बार बार हमें क्यों लिखना पड़ रहा है, एक बार हम कनेक्शन ओपन कर दें, हर बार क्यों ओपन करना पड़ रहा है। दूसरी प्रॉब्लम आई कि यहाँ पे बहुत सारा आपको एक्सेप्शन भी आती थी, तो एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ता था, कॉम्प्लेक्स एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। तो बिना आप एक्सेप्शन हैंडल किए आप काम नहीं कर सकते थे, तो हर बार यूजर को या हर बार डेवलपर को एक्सेप्शन भी हैंडल करना पड़ता था। एंड तीसरा, आपको सारा काम खुद से करना है, दैट मीन मैनुअल रिसोर्स क्लीनअप, मतलब आपने कनेक्शन ओपन किया, फिर आपको खुद से रिसोर्स को क्लीन भी करना, मतलब कनेक्शन को क्लोज भी करना है, अदरवाइज डेटा लीक हो जाएगा, मेमोरी लीक हो जाएगी, तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे बहुत सारा मैनुअल काम कर रहे थे, मैनुअल क्लीन अप। तो ये सारी प्रॉब्लम थी जेडीबीसी के साथ। अब होता क्या था, जब आप कोई बहुत बड़ा एप्लीकेशन बना रहे हो और ये सब काम खुद से करना पड़े, तो बहुत कह सकते हो थकाऊ ये सब चीज़ें हो जाती थी। मतलब भैया, मतलब बार बार हमें पता है कि वो चीज़ करना है एक्स्ट्रा। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको पानी लेने जाना तब भी ऊपर जाना है, आपको खाना खाने जाना तब भी ऊपर जाना है, आपको कपड़े पहने तब भी 4 मंजिल चढ़ के जाना है। मतलब आपको पता है कि 4 मंजिल जाना जाना है, तो वो 4 मंजिल वाला जो काम है, दैट इज अ वायलर प्लेट कोड, मतलब वो काम करना ही करना है। समझ गए? इरिटेटिंग स्टेप्स थे। तो इन सारी प्रॉब्लम का सलूशन हमें दिया किसने? स्प्रिंग जेडीसी ने। मतलब स्प्रिंग जेडीबीसी यहाँ पे मसीहा बन के आ गया भाई, कि यस, ठीक है, स्प्रिंग जेडीबीसी आ गया। स्प्रिंग वालों ने एक मॉड्यूल लॉन्च कर दिया, दैट इज अ स्प्रिंग जेडीबीसी। जेडीबीसी, अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इसका नाम स्प्रिंग जेडीबीसी क्यों है, क्योंकि ये जेडीबीसी के ही काम को और आसान बना रहा है, इसीलिए इसका नाम स्प्रिंग जेडीबीसी आया। सुनने, स्प्रिंग जेडीबीसी स्प्रिंग के काम को ही ये आसान बना रहा है। क्या क्या कर रहा है ये समझते जाओ, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़े कुछ काम करेगा, जैसे इट सिंप्लीफाइज डेटा एक्सेस विद टेम्पलेट्स, ठीक है, इट सिंप्लीफाइज सिंप्लीफाइज डेटा बेस एक्सेस, डेटा बेस एक्सेस, मतलब जो काम आप काफ़ी कॉम्प्लेक्स तरीके से करते थे, बार बार वायलर प्लेट कोड्स लिख करके, उस काम को इसने आसान बना दिया। मतलब जो काम आप काफ़ी मेहनत से कर रहे थे, उस काम को इसने आसान बना दिया, डेटाबेस एक्सेस को। दूसरा, जो चीज़ आप एक्सेप्शन हैंडल कर रहे थे, इसने कहा भैया कि आपको एक्सेप्शन हैंडल की जरूरत नहीं है, मैं खुद हैंडल कर लूंगा, ठीक है। तो इसने प्रोवाइड कर दिया एक्सेप्शन ट्रांसलेशन, ठीक है, प्रोवाइड्स प्रोवाइड्स एक्सेप्शन ट्रांसलेशन, मतलब इसने खुद से हैंडल किया और हर एक एक्सेप्शन का एक मीनिंगफुल एक्सेप्शन हमें दे दिया। तो एक्सेप्शंस भी हमें इसने प्रोवाइड कर दिया एक्सेप्शन ट्रांसलेशन, मतलब जो एक्सेप्शंस खुद से करना पड़ता था हैंडल, उसका अब हमें हैंडल होने के बाद उन एक्सेप्शंस की और मीनिंगफुल चीज मिल जाएगी, ठीक है। नाउ एक और पॉइंट इसने दिया, इसको 2 कर दो एंड इसको 3 कर दो। अब हमें मैनुअल क्लीनअप नहीं करना पड़ेगा, इट ऑटोमेटिकली हैंडल द रिसोर्स ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये इट हैंडल्स द रिसोर्स ऑटोमेटिकली, द रिसोर्स रिसोर्स ऑटोमेटिकली। जैसे एक एग्जांपल समझो, ऑटोमेटिकली एग्जांपल समझो, जैसे आपको खाना निकालना था, तो आप किचन में गए, खाना निकालने के लिए आपने फ्रिज खोला, आपने जो उसका मतलब कटोरा वगैरह था वो बाहर निकाला, फिर खाना लिया। वो एक रिपीटेटिव स्टेप था, और फिर खाना या कटोरा रखना भी था, और फिर बाहर हमें फ्रिज को बंद भी करना था। तो ये सारा काम रिपीटेटिव प्रोसेस था। तो अब स्प्रिंग जेडीबीसी कहता है कि ये सब काम मैं कर दूंगा, आप सिर्फ जाओ, खाना निकाल के खाओ बस। इस फ्रिज को खोलना, बाकी जो प्रोसेस था वो सब मैं कर दूंगा, और लास्ट में हम रिसोर्स को क्लीन अप भी कर देंगे, मतलब आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं है, आप खाना खा के बस वहीं पे रख दो, बाकी सारा काम रिसोर्स क्लीन अप मैं खुद से कर दूंगा। कितने लोग समझ गए? वाई स्प्रिंग जेडीबीसी? ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू वगैरह में पूछा जा सकता है कि स्प्रिंग जेडीबीसी क्यों यूज किया भाई, जब हमारे पास स्प्रिंग या जब हमारे पास स्प्रिंग जेडीबीसी नहीं था तो हम जेडीबीसी यूज करते थे, तो क्यों ना हम वही प्रोसेस फॉलो करें, स्प्रिंग जेडीबीसी क्यों हम यूज करें। तो ये सारे एग्जांपल्स आपको देने हैं कि स्प्रिंग हमारे काम को और आसान बनाता है, स्प्रिंग हमारे काम को और आसान बनाता है डेटा एक्सेस के मामले में, और एक्सेप्शंस हमें नहीं हैंडल करने पड़ते, एक्सेप्शन स्प्रिंग जेडीबीसी हैंडल करता है, और उसके ट्रांसलेशन उसके रिलेटेड हमें और अच्छे एक्सेप्शंस को देता है जिससे हम समझ सकें, और रिसोर्सेज को ही अपने आप से मैनेज कर लेता है, दैट मींस कनेक्शन वगैरह खुद से ओपन करेगा, खुद से क्लोज कर लेगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस। तो कहानी कुछ ऐसी है कि पहले हम लोग यूज करते थे जेडीबीसी, यस, ठीक है, जेडीबीसी, और अब इसी के टॉप पे एक और एपीआई आ गई है, ठीक है, दैट इज अ स्प्रिंग जेडीबीसी, इसी के ऊपर बनाई गई है।
तो इंटरनली ये जेडीबीसी को यूज कर रही है, पर इसका नाम स्प्रिंग जीडी बीसी है। तो काम वो इंटरनली एसी को यूज करेगी। बट अब हम लोग इधर स्मार्ट लोग जो हैं, हम लोग पहले हम इसको यूज कर रहे थे, तो अब हम लोग इसको नहीं यूज करेंगे, विल नॉट यूज दिस एनी मोर। हम क्या करेंगे, हम इसको यूज करेंगे सो दैट हमारा काम और आसान हो जाए। क्या हो जाए, आसान है। कितने लोग समझ गए भाई, बताओ भाई, कहानी समझ पाए आपकी नहीं? तो ये सारा खेल पता क्यों हो रहा है, ये सारा खेल इसीलिए हो रहा है सो दैट डेवलपर्स की लाइफ आसान बन जाए, बस और कुछ नहीं। सारा खेल, पूरा खेल इसीलिए हो रहा है पूरा खेल इसीलिए हो रहा है। अगर इतना समझ गए तो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। इतना अगर आप समझ गए तो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। इतना 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 अगर आप समझ गए तो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। बताओ भाई। हम्म इसके बाद भी आसान नहीं है, इसके बाद भी आसान है, दिखाऊंगा इसके बाद भी आसान है, दिखाता हूँ दिखाता हूँ। देखो अब स्प्रिंग जेडीबीसी को यूज कैसे करेंगे, सबसे मेन कहानी है हाउ टू यूज स्प्रिंग जेडीबीसी। समझते जाओ, बस समझ जाओगे तो आसान हो जाएगा, ठीक है। अब मेन कहानी आई, मेन बात आई कि कैसे हम स्प्रिंग जेडीबीसी को यूज करें अपने प्रोग्राम के अंदर। हाउ टू यूज सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो स्प्रिंग जेडीबीसी क्या करता है, स्प्रिंग को तो यूज करता ही करता है, मतलब स्प्रिंग में जो आपने पढ़ा डिपेंडेंसी इंजेक्शन बीन्स, स्प्रिंग उसे यूज करेगा करेगा। दैट मीन्स यहाँ पे भी बीन बनानी होंगी, हमें कुछ बीन्स बनानी होंगी और कुछ काम कर रहा होगा। तो एक इंपॉर्टेंट क्लास है, एक इंपॉर्टेंट क्लास है, उसको वो इंटरफेस है बेसिकली। तो मैं बताऊंगा जिसका नाम है जेडीबीसी टेम्पलेट। जेडीबीसी टेम्पलेट, दिस इज मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ स्प्रिंग जेडीबीसी। कंपोनेंट का नाम क्या है, स्प्रिंग टेम्पलेट। नाम समझ लेना, बाद में मत कहना मुझे समझ नहीं आया। एक बार आप यहाँ पे जाके देखो जेडीबीसी टेम्पलेट को, जेडीबीसी टेम्पलेट को देखो, ये रहा ये वाला टेम्पलेट, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन है। एंड दिस इज एक्चुअली अ, आप देखो यहाँ पे, यस पब्लिक क्लास है, नॉट ए इंटरफेस, इट इज अ क्लास जेडीबीसी टेम्पलेट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। सारा काम इसी क्लास का है स्प्रिंग जेडीबीसी के अंदर। ये क्या क्या करेगा देखो, इट दिस इज अ सेंट्रल डेलीगेट्स इन जेडीबीसी कोर पैकेज। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इट कैन बी यूज टू डायरेक्टली फॉर मेनी डेटा एक्सेस पर्पज सपोर्टिंग एनी काइंड ऑफ जेडीबीसी ऑपरेशन। वाओ, ये आप समझ गए, बस इसका मतलब ये हमें वो सारे फीचर प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से हम एनी काइंड ऑफ, कोई भी एनी काइंड ऑफ जेडीबीसी ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, जेडीबीसी ऑपरेशंस कर सकते हैं। किसी भी तरीके का जेडीबीसी ऑपरेशन हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं। मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ इसका ऑब्जेक्ट चाहिए बस, और कुछ भी कनेक्शन नहीं बनाना, स्टेटमेंट नहीं बनाना, प्रिपेयर स्टेटमेंट नहीं बनाना, कुछ भी नहीं करना। हमें सिर्फ सिर्फ चाहिए क्या, जेडीबीसी टेम्पलेट का ऑब्जेक्ट। और अगर हमें जेडीबीसी टेम्पलेट का ऑब्जेक्ट मिल गया तो हम सारा काम कर लेंगे, सारी क्वेरीज फायर कर लेंगे, वो चाहे इंसर्ट की हो, अपडेट की हो, डिलीट की हो, बैच ऑपरेशंस जो होंगे कर लेंगे, ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट कर लेंगे, सब कर लेंगे। तो हमें चाहिए क्या स्प्रिंग जेडीबीसी में, सिर्फ और सिर्फ जेडीबीसी टेम्पलेट। ये रहा उसका डॉक्यूमेंटेशन। अगर अब आप कहोगे सर इसके पास कौन कौन से मैथड्स हैं, तो अगर आप नीचे आओगे यू विल फाइंड ऑल द मैथड्स, ठीक है। जैसे बैच अपडेट का स्टार्टिंग में है, इसी तरह हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। इन सारे फंक्शंस या मेथड्स का यूज़ करके हम लोग सारे ऑपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो सब झंझट खत्म, कलेक्शन बनाओ, ये करो वो करो ना, बिल्कुल। हम वी आर इन सर्च ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, इस क्लास का ऑब्जेक्ट, बस हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट मिलेगा, सारा काम फिनिश हमारा, बस हम कर सकते हैं। देखो क्वेरी फॉर लिस्ट, हमें लिस्ट निकालनी डेटाबेस से, ठीक है। क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट भी होगा, ऑब्जेक्ट निकालने के लिए। तो हमें इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं मैं समझाऊंगा अभी, ठीक है। अभी तो बहुत सारे हैं, बट कौन कौन से ज़रूरी है, जैसे ये अपडेट मेथड इंपॉर्टेंट है। अपडेट में आप क्या कर सकते हो, इशू एन सिंगल एसक्यूएल अपडेट ऑपरेशन। तो आप अपडेट करना, जैसे इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, इन तीन तरीके की क्वेरी आप अपडेट से कर सकते हो। जैसे आपको कोई इंसर्ट करना है कुछ चीज़, तो आप अपडेट यूज़ कर सकते हो। अपडेट डिलीट करना है तो आप डिलीट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये अपडेट फंक्शन मेथड दो तीन तरीके से यूज़ होगा। अगर कोई पैरामीटर पास करना है तो आप ये अपडेट यूज़ करके अपनी क्वेरी पास करो और सारे पैरामीटर्स भी पास कर सकते हो यहाँ पे। देखो इशू एंड सिंगल अपडेट ऑपरेशन सच एज इंसर्ट बाय अ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट बाइंडिंग द गिवन आर्गुमेंट्स। तो ये सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा, टेंशन ना लो। इतना समझ गए सब लोग, लगभग सारे हैं, यस यस अक्षांश, लगभग सारे हैं जो ज़रूरी हैं आपके लिए, एवरीथिंग, ठीक है। इससे बहुत एडवांस एडवांस चीज़ें हो जाएंगी आपकी, ठीक है, ओके। अच्छा, स्प्रिंग 6.1 से देखो यहाँ पे लिखा है नोट, एज ऑफ 6.1, मतलब अभी जो लेटेस्ट वर्जन है स्प्रिंग स्प्रिंग का,
देयर इज अ यूनिफाइड जेडीबीसी एक्सेस फैसकेड अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ जेडीबीसी क्लाइंट। तो एक और बंदा है जेडीबीसी क्लाइंट जो कुछ हमारे काम करेगा, मैं बताऊंगा इसके बारे में थोड़ा बहुत, मतलब ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। जेडीबीसी क्लाइंट प्रोवाइड्स अ फ्लुएंट एपीआई स्टाइल ऑफ कॉमन जेडीबीसी क्वेरीज। तो ये थोड़ा सा अलग तरीके से काम करता है, मतलब एक फ्लुएंट एपीआई प्रोवाइड करता है जेडीबीसी क्लाइंट, ठीक है, फॉर कॉमन जेडीबीसी क्वेरीज अपडेट विद द फ्लेक्सिबल यूज द इंडेक्स। मतलब बेसिकली ये थोड़ा सा इसका दूसरा स्टाइल है काम करने का, करेगा वही चीज़, बस थोड़ा दूसरे स्टाइल से काम करेगा, ठीक है। तो बताऊंगा, चलो इसको पहले हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। इतना कहानी समझिए, मतलब कहने का मतलब ये एक ऐसा बंदा हम ढूंढेंगे स्प्रिंग जेडीबीसी के अंदर जिसका नाम है जेडीबीसी टेम्पलेट। इस जेडीबीसी टेम्पलेट की हेल्प से हम सारा काम कर सकते हैं। नाउ अब ये मिलेगा कैसे भाई, ये देखो जेडीबीसी। सर जेडीबीसी को क्यों अपडेट कर रहे हो, लेकिन बताया तो क्यों अपडेट कर रहे हैं भाई, ऑलरेडी जेपीए में काम हो रहे हैं। तो अभी जेपीए की तो कहानी ही नहीं है अक्षांश, इसके बाद जेपीए है। अभी तो आप पहले स्टेप पे जेडीबीसी था, ये पहले स्टेप था, ये पहला स्टेप था। दिस वॉज फर्स्ट स्टेप टू एक्सेस द डेटाबेस। इसको इंप्रूव करके स्प्रिंग जेडीबीसी आया। दिस वॉज द सेकेंड स्टेप, दिस वॉज द सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में हम लोग सीखेंगे इससे भी कुछ और फीचर के साथ जेपीए आएगा, वो और भी तगड़ा काम करेगा, ठीक है। तो दिस वॉज द सेकेंड। थर्ड स्टेप में हमारे पास जेपीए होगा, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। समझ गए सब लोग। हाँ जेडीबीसी क्लाइंट मतलब, अच्छा जेडीबीसी क्लाइंट की बात कर रहे हो। जेडीबीसी क्लाइंट आया है, उसका थोड़ा सा काम करने का, या जो अभी आपने देखा ना, उसका थोड़ा सा काम करने का तरीका अलग है। वो थोड़ा एक फ्लुएंट एपीआई प्रोवाइड करता है, जैसे ये दूसरे तरीके से काम करता है, वो दूसरे तरीके से काम करता है, बट रिजल्ट एक ही देता है आपका। समझ गए। चलो अब करते हैं काम, करते हैं काम तब समझते हैं, अभी तो ठीक है। सो आ जाओ यहाँ पे, कम से कम जेडीबीसी बात खत्म कर लेते हैं ना। हमें सपोज हमें एक ऐसा एप्लीकेशन बनाना है, यूज़ के समझो पहले प्रोजेक्ट, हमें एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। हम लोगों ने 3 एग्जांपल लिए थे उस दिन, कौन कौन से। सपोज एक कोर्स मैनेजमेंट हमें बनाना है, ठीक है। हमें हमें डेटाबेस में कोर्स इंसर्ट करना है, कोर्स, कोर्स की कैटेगरीज, 2 का एग्जांपल लेते हैं, कैटेगरीज, ठीक है, डेटाबेस में इंसर्ट करना है। दैट मीन्स हमें कोर्स को इंसर्ट करने का ऑब्जेक्ट चाहिए, या कोर्स को इंसर्ट करने की क्वेरी चलानी है, डिलीट अपडेट गेट, फिर सेम कैटेगरी अपडेट डिलीट इंसर्ट गेट। समझ गए। नाउ हमें ये सारा काम करना है। अब हमें ऑब्जेक्ट चाहिए जेडीबीसी टेम्पलेट, जेडीबीसी, जेडीबीसी टेम्पलेट, ये ऑब्जेक्ट चाहिए, तब आप सारा काम कर पाओगे। लेकिन क्या पता जेडीबीसी टेम्पलेट को भी कुछ चाहिए, ऐसा भी तो हो सकता है कि इसको भी कुछ चाहिए, इसको भी कुछ चाहिए, ये तो हमें चाहिए और इसको भी कुछ चाहिए। यस, इसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए, दैट इज अ डेटा सोर्स ऑब्जेक्ट। क्या, डेटा सोर्स ऑब्जेक्ट, डेटा सोर्स ऑब्जेक्ट। अब आप कहोगे सर डेटा सोर्स ऑब्जेक्ट क्या है, तो समझो बात को, बात को समझो नीचे। डेटा सोर्स इज एन ऑब्जेक्ट जो हमें, या डेटा सोर्स का जो ऑब्जेक्ट होता है, डेटा सोर्स, उसके पास आपके कनेक्शन से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। डेटा सोर्स कनेक्शन मतलब हमारे डेटाबेस कहाँ पे स्टोर है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसके पास होगा डेटाबेस होस्ट, कहाँ पे डेटाबेस स्टोर है, डेटाबेस किस पोर्ट पे चल रहा है, कौन सा डेटाबेस आप यूज़ कर रहे हो, टीबी, कौन सा यूज़र नेम है डेटाबेस का, और कौन सा पासवर्ड है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन डेटाबेस से कनेक्शन से संबंधित, किससे, डेटाबेस से कनेक्शन से संबंधित, कनेक्शन से संबंधित रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन किसके पास होगी, सारी इंफॉर्मेशन होगी इस डेटा सोर्स के पास। तभी तो भाई डेटा तक, डेटाबेस तक पहुंचेगा डेटा, अदरवाइज कैसे पहुंचेगा। समझो मेरी बात, ठीक है। अब क्या होगा कि इसका ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे सबसे पहले, या इसका ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं से मिलेगा, उसके बाद जेडीबीसी टेम्पलेट का ऑब्जेक्ट बनेगा। यस, विच ऑब्जेक्ट, जेडीबीसी टेम्पलेट, जेडीबीसी टेम्पलेट का ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं से आएगा। अब वो चाहे ऑटोमेटिक बने चाहे आप बनाओ, और होगा क्या कि कनेक्शन से संबंधित चीज़ें दे दी जाएंगी किसको, दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा हमारा डेटा सोर्स, सो दैट जेडीबीसी टेम्पलेट यूज कर सके इस कनेक्शन को इन ऑर्डर टू गेट द कनेक्शन एंड परफॉर्म द ऑपरेशंस। कितने लोग समझ गए मेरी बात। दैट मीन्स यहाँ क्या बोले, डेटा सोर्स इज एन डिपेंडेंसी ऑफ जेडीबीसी टेम्पलेट। याद करो वो डिपेंडेंसी वाली चीज़ें, याद करो डिपेंडेंसी वाली चीज़ें जो मैंने बताई थी। मतलब जेडीबीसी टेम्पलेट को डेटा सोर्स चाहिए, अदरवाइज जेडीबीसी टेम्पलेट काम नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स वी हैव टू क्रिएट 2 बीन्स, एक बीन डेटा सोर्स की जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन हो हमारे डेटाबेस कनेक्शन की, दूसरी बीन जेडीबीसी टेम्पलेट, और जेडीबीसी टेम्पलेट को हम डेटा सोर्स देंगे एंड देन हम सारे डीबी ऑपरेशंस को कर पाएंगे।
DB ऑपरेशंस को कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ JDBC टेम्पलेट। आया समझ में? क्योंकि इंटरनली JDBC टेम्पलेट कनेक्शन यूज करेगा भाई। अब कनेक्शन क्या होता है? कनेक्शन एक ऑब्जेक्ट होता है जो हमारे एप्लीकेशन और डेटा के बीच में कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये कनेक्शन बनेगा तभी डेटा आएगा और जाएगा। यस, इसी के थ्रू। अगर कनेक्शन नहीं बनेगा तो डेटाबेस आया जाएगा नहीं। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा ये डेटा सोर्स या इन कनेक्शन की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करने के लिए डेटा सोर्स होता है। समझ गए सब लोग? तो ये फोटोज खींच लो, इस फोटो खींच लो, ये फोटो खींच लो, ठीक है? ये दिमाग में फोटो खींच लो क्योंकि इसकी जरूरत होगी अभी यहाँ पे। बताओ भाई, आगे बढ़े फटाफट। बड़े बड़े देखो, बड़े 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 में क्या है? अब समझना है इसका ऑब्जेक्ट कैसे निकालेंगे, हम लोग कैसे बनाएंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर आप स्प्रिंग बूट नहीं यूज करते, अगर आप सिर्फ नॉर्मल स्प्रिंग यूज कर रहे होते, नॉर्मल स्प्रिंग पे काम कर रहे होते, नॉर्मल ट्रेडिशनल स्प्रिंग विदाउट स्प्रिंग बूट, ट्रेडिशनल स्प्रिंग बूट या ट्रेडिशनल स्प्रिंग, सो इन दैट केस आपको ये दोनों ऑब्जेक्ट्स मैन्युअली प्रिपेयर करने होते हैं क्योंकि वहां पे कोई भी ऑटो कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता। देन वहां पे आपको मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करके मैनुअल मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता, कॉन्फ़िगरेशन सारी चीज़ों का। और देन इन ऑब्जेक्ट्स का बीन मैनुअल बनाना पड़ता, मतलब इन ऑब्जेक्ट्स का बीन मैनुअल बीन क्रिएट करना पड़ता। समझे? बट हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? वी आर एक्चुअली यूजिंग, हाँ एग्जैक्टली इन दोनों का बीन, मैं ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, बट वी आर यूजिंग व्हाट? वी आर यूजिंग स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग बूट। और स्प्रिंग बूट का सबसे खतरनाक फीचर क्या है? ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, ऑटो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या करेगा? जैसे ही आप स्प्रिंग जेडीबीसी को अपने क्लास पाथ में डालोगे, मतलब डिपेंडेंसी पॉम डॉट एक्सएमएल में जैसे डालोगे, इट विल ऑटो कॉन्फ़िगर द थिंग्स, मतलब अपने आप से इट विल प्रिपेयर द ऑब्जेक्ट। वाओ, इट विल प्रिपेयर द ऑब्जेक्ट, ये डेटा सोर्स को ऑब्जेक्ट बना देगा और स्प्रिंग टेम्पलेट या जेडीबीसी टेम्पलेट का भी ऑब्जेक्ट बना देगा, जेडीबीसी टेम्पलेट का भी ऑब्जेक्ट बना देगा, जेडीबीसी टेम्पलेट का भी ऑब्जेक्ट बना देगा और इसका ऑब्जेक्ट इसमें इंजेक्ट भी कर देगा एंड इट विल बी अवेलेबल एज अ बीन। इट विल बी अवेलेबल अवेलेबल एज अ बीन। तो आपको कुछ करना नहीं है भाई, आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको समझना था। बस आपको कहीं भी अगर ये ऑब्जेक्ट एज अ बीन अवेलेबल है तो आप कहीं भी क्या कर सकते हो? आप कहीं भी ऑटो वायर कर सकते हो किसी भी क्लास के अंदर। कितनी बढ़िया चीज़ है यार, ठीक है? मतलब आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, आप सिर्फ ऑटो वायर करो इस क्लास को, बस आपने क्लास में ऑटो वायर करो और यूज करो, ऑटो वायर्ड एंड यूज यूज और सारे ऑपरेशन करो, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। जस्ट यूज दिस जेडीबीसी टेम्पलेट ऑब्जेक्ट एंड परफॉर्म योर ऑपरेशन। और ना कनेक्शन करना ओपन, ना कुछ भी नहीं करना आपको। बताओ भाई, आगे बढ़ें क्या हम लोग? इतना समझ में आया हो तो थोड़ा सा जूम आउट कर दूं जिससे आप पूरा देख सको। इतनी चीज हमने पढ़ ली आज अभी। यहाँ से थोड़ा सा और जूम अप कर दें, 80 पे करो। हाँ, ये पहले पढ़ा जेडीबीसी क्या होता है, देन जेडीबीसी टेम्पलेट क्यों यूज़ करना है, देन जेडीबीसी टेम्पलेट यूज़ कैसे करेंगे, डेटा सोर्स कंटेन्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द कनेक्शन जिससे कनेक्शन बनेगा, और जेडीबीसी टेम्पलेट उस डेटा सोर्स को यूज़ करेगा इन ऑर्डर टू परफॉर्म द डीबी ऑपरेशंस। और जेडीबीसी टेम्पलेट क्या है? इसके पास वो सारे ऑपरेशन है या सारे फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं जो डेटाबेस के ऑपरेशंस हमारे लिए कराने में हेल्प करेंगे। अब आप बताओ, कैन वी मूव टू द प्रैक्टिकल थिंग? बताओ, बताओ भाई। हम्म, बताओ भाई। चलो, तो हम क्या करेंगे? हम एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, हम एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। पुराने प्रोजेक्ट में कंफ्यूजन हो जाएगी, तो हम बनाएंगे जिसमें हम कैटेगरी और कोर्स मैनेज कर रहे होंगे और फिर एक असाइनमेंट भी आपको देंगे, ठीक है? सो लेट मी क्रिएट वन स्प्रिंग प्रोजेक्ट फ्रॉम स्प्रिंग इनिशियलाइजर। ठीक है, स्प्रिंग इनिशियलाइजर पे जाएंगे एंड यहाँ से प्रोजेक्ट बनाना तो सबको आता है, ऐसा तो नहीं कोई भूल गया? सबको आता है ना प्रोजेक्ट बनाना? ठीक है, नहीं आता तो सीख लेना। हम चूज करेंगे यहाँ पे मेवन एंड 3.4, देन नाम होगा यहाँ पे फॉर्म डॉट, ये माइनर प्रोजेक्ट है एक तरीके का बोले तो। यहाँ पे डाल देंगे कॉम डॉट जे डी बी सी स्प्रिंग, स्प्रिंग जे जे डी बी सी डॉट कोर्स मैनेजमेंट, कोर्स डॉट मैनेजमेंट। इतना बड़ा नाम मत डालो,
कॉम डॉट कोर्स डॉट मैनेज डॉट, बस कॉम डॉट कोर्स ऐसा नाम दो यार कि पता चले कि हाँ ये जेडीबीसी इसके अंदर हम लोगों ने किया। तो कॉम डॉट कोर्स डॉट जेडीबीसी डॉट एग्जाम्पल डाल दो, थोड़ा सा आपको पता चले कि इसके अंदर जेडीबीसी का रखा है। यह काम करो, कॉम डॉट कोर्स डॉट मैनेजमेंट, नाम तो सुना ही भाई, जेडीबी कॉम डॉट कोर्स डॉट मैनेजमेंट, आर्टिफैक्ट आईडी में डाल दो यहाँ पे कोर्स जेडीबीसी एग्जाम्पल, कोर्स जेडीबीसी एग्जाम्पल, ठीक है। और दिस इज माइनर प्रोजेक्ट फॉर मैनेजिंग कोर्सेस यूजिंग स्प्रिंग जेडीबीसी, ठीक है। ये डेटाबेस से रिलेटेड है क्या? यस, इट इज अ डेटाबेस रिलेटेड थिंग। नाउ ग्रुप आईडी जो होगी वही हम पैकेज आईडी भी डालेंगे। देखते रहो भाई, हम लोग 4 यूज करेंगे, 21 वर्जन यूज करेंगे। आप 23 भी यूज कर सकते हो क्योंकि हमारे सिस्टम में 21 है, इसीलिए मैंने 21 सेलेक्ट किया है। एंड डिपेंडेंसी में ऐड करना इंपॉर्टेंट बात, क्या क्या ऐड करना देखो, हम यहाँ पे सिर्फ ऐड करेंगे वेब। वेब अभी नहीं ऐड कर रहे हैं, पता क्यों? वेब इसलिए नहीं ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट अभी वेब वाला प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है। हम सिर्फ कंसोल एप्लीकेशन बनाएंगे। वेब वाला हम जब यूज करेंगे जब हम स्प्रिंग एमवीसी सीखेंगे, समझ गए सब लोग? हाँ, कंपेटेबल है विवेक। हम स्प्रिंग एमवीसी सीखेंगे, मॉडल व्यू कंट्रोलर, तब वेब बनाएंगे। सिखाने के लिए मैंने वेब बनाया था, बट अभी हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक डिपेंडेंसी डालेंगे स्प्रिंग जेडीबीसी। ये देखो, दिख रहा है ये डिपेंडेंसी, स्प्रिंग डेटा जेडीबीसी, स्प्रिंग डेटा जेडीबीसी, परसिस्ट डेटा इन एसक्यूएल स्टोर्स प्लेन जेडीबीसी यूजिंग डेटा स्प्रिंग डेटा। तो इसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद एक दो चीज और डालेंगे, लेट्स सी। हम डालेंगे क्योंकि हम कौन सा डेटाबेस यूज करेंगे, हम कौन सा डेटाबेस यूज करेंगे, माइस्क्यूएल। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है माइस्क्यूएल, दैट इज अ माइस्क्यूएल ड्राइवर। समझ गए सब लोग? अगर आप पोस्टग्रेस यूज करोगे तो पोस्टग्रेस जरूर डालिएगा। ये देखो पोस्टग्रेस ड्राइवर। तो जो भी आप डेटाबेस यूज करो उसका ड्राइवर आप जरूर यूज करो, अदरवाइज कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी। ड्राइवर के अंदर ही कह सकते हो, ये जैसे आपको जाना होता है दिल्ली से आपको बैंगलोर जाना है, तो आप ड्राइवर यूज करते हो वहाँ पे भाई, आपकी टैक्सी होगी फिर ड्राइवर भी होगा। ड्राइवर ही क्या करके लेके जाएगा आपको बैंगलोर से दिल्ली, या अगर ट्रेन से जाओगे तो उसमें भी ड्राइवर होगा, एरोप्लेन से जाओगे उसमें भी क्या होगा भाई? हाँ, वो ड्राइवर ही होता है जो ड्राइव करके ले जाता है आपको। हाँ, ड्राइवर लेस में भी कोई ना कोई तो ड्राइवर होता है, भले ही आपने उसको ऑटोमेट कर दिया, बट सम वन इज एक्चुअली ड्राइविंग। वो भले ही आपने सिस्टम बना दिया, बस सिस्टम इज ड्राइविंग, तो उसके लिए सिस्टम ड्राइवर है। समझ गए? यस, ठीक है। सो हम लोग बस ये दो चीज़ अभी के लिए यूज़ करेंगे, बाकी कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हो इसके अंदर। यू फील फ्री टू एक्सप्लोर, कोई भी चीज़ आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। फिलहाल अभी हम डेव टूल्स नहीं यूज़ करेंगे, यूज़ करना चाहो तो यूज़ कर लो, मैं बता दूंगा बाद में, अभी नहीं यूज़ करेंगे। थोड़ा सा मैनुअल प्रोसेस भी करो आप, ठीक है। वेब अभी नहीं यूज़ करेंगे, वेब के लिए बाद में बताऊंगा मैं। फिर हम जनरेट पे क्लिक करेंगे, इट विल जनरेट। ये देखो, और हमारे पास ये, इसको ओपन कर लो यार, फाइंड एंड एक्सप्लोरर, ये रहा। इसको कॉपी कर लो, कॉपी करेंगे और चलेंगे हम लोग वर्क स्पेस में, लाइव बैच, और आपका है 2404, ये वाला बैच है, यहाँ पे पेस्ट कर दो और फिर एक्सट्रैक्ट कर लो। कोर्स जेडीबीसी एग्जाम्पल को राइट क्लिक करेंगे एंड एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ये रहा जिप फाइल। अब मुझे नहीं चाहिए, जिप फाइल हटा सकते हो, हटा दिया मैंने जिप फाइल। और अब हमें क्या करना है, अपने कोर्स जेडीबीसी एग्जाम्पल को इंटेलिजे आईडिया में ओपन करना है, इफ यू आर यूजिंग इंटेलिजे आइडिया। लेकिन अगर आप यूज कर रहे हो क्या इक्लिप्स, तो इक्लिप्स के अंदर यूज ओपन कर लो। अगर आप स्टेस यूज करो तो स्टेस के अंदर ओपन कर लो। तो हम यहाँ पे ओपन करेंगे इंटेलिजे आइडिया, इंटेलिजे आइडिया, एंड आई थिंक इट इज़ नॉट यस, इट इज़ अ कम्युनिटी वर्जन। तो हम ओपन पे जाएंगे एंड वर्क स्पेस, लाइव बैच एंड 2404 एंड अपना ये रहा प्रोजेक्ट। याद रखिएगा कि पॉम डॉट एक्सएमएल जिस फोल्डर के अंदर है उसी फोल्डर को आप सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। ओपन कर लीजिए एंड ट्रस्ट द प्रोजेक्ट, यस, एंड फिर इसको फुल स्क्रीन पे कर लीजिए। इतना काम आपको करना है एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए। सिंपल है, मुझे लगता नहीं कठिन है, बताओ। कठिन तो नहीं लग रहा है किसी को? अब पहले जैसी जावा नहीं रही, पहले हमें बहुत काम करना पड़ता था जेएसपी बनाने में, सर्वलेट बनाने में, बहुत काम करना पड़ता था। पहले पहले जावा में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया भाई, ठीक है। हाँ, अब बहुत सिंपल चीज़ें आ गई अगर आप स्प्रिंग बूट वगैरह यूज़ कर रहे हो तो। अब पॉम डॉट एक्सएमएल सबसे पहले ओपन करिए, ये देखो पॉम डॉट एक्सएमएल सबसे पहले ओपन करिए, दिख रहा है फॉन्ट पॉम डॉट एक्सएमएल, नीचे आइए तो आप देखोगे ये रही डिपेंडेंसी स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेटा जेडीबीसी। ये स्टार्टर डिपेंडेंसी है, मतलब जब ये आएगी तो बहुत सारे लोगों को लेके आएगी जिसकी इसकी ज़रूरत है।
बूट होता ना, मैंने बताया था आपको, याद करो। स्टार्टेड डिपेंडेंसीज क्या होती है, मतलब और भी साथ में डिपेंडेंसी लेके चलती है। स्टार्टेड डिपेंडेंसीज इज एक्चुअली डिपेंडेंसी दैट होल्ड सम रिलेटेड डिपेंडेंसी। तो ये हमें यही फायदा देती है भाई कि आपको सब अलग अलग नहीं लिखना है, एक लिख दो, डेटा जेडीबीसी से रिलेटेड सब कुछ आ जाएगा। नाउ अब देखो, माइस्क्वेल कनेक्टर इज फॉर कनेक्टिंग द योर बूट एप्लीकेशन टू माइस्क्वेल डेटाबेस। अगर यहाँ पे मोंगोडीबी होता तो आपको यहाँ पे मोंगोडीबी का कनेक्टर चाहिए होता। अगर यहाँ पे आपको पोस्टग्रेस चाहिए मतलब होता, तो यहाँ पे पोस्टग्रेस टीबी चाहिए होता। सर वाईफाई 5G लगा, या इट्स 5G, इट्स 5G। आप देखो यहाँ पे स्क्रीन, 5G चल रहा है हमारा। सबको सबको ब्रेक हो रही क्या? देखो भाई, सबको नहीं ब्रेक हो रही है। हो सकता है कि वीडियो ट्रांसमिट हो रही है इसकी वजह से, तो थोड़ी देर के लिए मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, कई सारी चीज़ें ट्रांसमिट होंगी तो दिक्कत होगी। तो समझ, जब तक कोडिंग करते हैं तब तक वीडियो ऑफ कर लेते हैं एक बार। अब सही आ रही है आवाज? अभी बात करेंगे तो फिर से कैमरा ऑन कर लेंगे, ठीक है। अभी भी नहीं आ रही सौरभ आवाज? अब ठीक है। हाँ तो देखो, हमारे पास स्प्रिंग बूट स्टार्टर जेडीबीसी है। इससे ये समझो, इससे ये सीख लो कि कभी भी आपको जेडीबीसी लगानी होगी या कभी भी आपको स्प्रिंग जेडीबीसी यूज करना होगा, तो कौन सी डिपेंडेंसी आप यूज करोगे? स्प्रिंग बूट स्टार्टर जेडीबीसी। ठीक है। हाँ, और भी चीजें देखो। माइस्क्वेल कनेक्टर इज फॉर माइस्क्वेल डेटाबेस, तो कभी भी आपको स्प्रिंग बूट के अंदर आपको माइस्क्वेल यूज करना है, दिस ड्राइवर इज एक्चुअली हेल्पफुल, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा और इसे यूज करना होगा भाई। ये वही समझ लो भाई, आपको जाना है माइस्क्वेल तक तो ये ड्राइवर चाहिए, यही ड्राइवर आपको माइस्क्वेल तक लेके जाएगा। ठीक है, यही वो चीज़ है जो मतलब राम भगवान की मित्रता कराएगा सुग्रीव से। आया समझ में? तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। नाउ अब आ जाओ यहाँ पे, बात को समझिएगा सब लोग। लेट्स क्रिएट सम क्लास। तो हमारे पास ये मेन क्लास है, ये हमारी मेन क्लास है। इस प्रोग्राम को रन करेंगे और हमारा पूरा काम स्टार्ट हो जाएगा। अगर वेब एप्लीकेशन है तो एज अ वेब एप्लीकेशन रन हो जाएगा। अगर हमारा नॉर्मल एप्लीकेशन है, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है, तो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन रन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन बात को समझते रहिए यहाँ पे, अभी हमने कहीं भी ये नहीं बताया, डेटा सोर्स की इंफॉर्मेशन तो हमने कहीं बताई ही नहीं कि हमारा ये वाली इंफॉर्मेशन कौन सी वाली, ये वाली इंफॉर्मेशन, ये कि डेटाबेस का होस्ट क्या है, पोर्ट क्या है, टीबी कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, ये तो हमने कहीं बताया नहीं। और ये बताया नहीं है, इसका मतलब डेटा सोर्स नहीं बन पाएगा। मतलब डेटा सोर्स को भी क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। कितने लोग समझ पा रहे हो मेरी बात? डेटा सोर्स भी ऑटोमेटिकली कैसे बनाएगा स्प्रिंग बूट भाई? उसको भी तो होस्ट कहीं ना कहीं देना पड़ेगा, पोर्ट कहीं ना कहीं देना पड़ेगा, यूजर नेम कहीं ना कहीं देना पड़ेगा, ठीक है, पासवर्ड कहीं ना कहीं देना पड़ेगा। तो हमें ये इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं बतानी है, सो दैट स्प्रिंग बूट डेटा सोर्स क्रिएट कर पाए और जेडीबीसी टेम्पलेट क्रिएट हो पाए। आवाज ब्रेक हो रही है? अब ठीक है? अब ठीक है आवाज? बोलो भाई। चलो, चलो ठीक है, इसीलिए मैंने वीडियो ऑफ कर दिया। हम्म। एयरटेल 5G बढ़िया चलता है क्या? आप ऐसा कह रहे हो तो ले लेंगे। जियो फाइबर लगा हुआ है। चलो देखते हैं। मतलब दिक्कत नहीं आती कभी, आज ही दिक्कत आ रही है, ऐसा दिक्कत आती तो नहीं, बट ठीक है। अब आ रही है बस, कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ से। चलो, तो हमें क्या करना होगा? देखो, हम लोग यूज करें स्प्रिंग बूट, दैट मीन्स डेटा सोर्स ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा। बट डेटा सोर्स को क्रिएट करने के लिए भी वी हैव टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, सारी हमें देनी पड़ेगी ना, कि हमारा डेटाबेस होस्ट क्या है, पोर्ट क्या है, डीबी क्या है, यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है। तो हम आ जाते हैं, आपको क्या करना है, अगर डायरेक्टली अपने प्रोजेक्ट को रन कर दोगे तो आप देखोगे मैं रन करके एरर भी दिखा रहा हूँ, ये देखो। जैसे ही आपने प्रोग्राम को रन किया तो ये बता देगा, ये देखो, फेल टू कॉन्फ़िगर डेटा सोर्स। इसका मतलब है स्प्रिंग बूट ने डेटा सोर्स को कॉन्फ़िगर करने की कोशिश की है। आया समझ में? एरर को समझिएगा, क्योंकि एरर ही आपको चीज़ें सिखाएंगी। ठीक है, एरर एरर ही सी चीज़ें सिखाएंगी। अगर मैं ये एरर शायद ना दिखाता तो बहुत सारे को मैं ये दिक्कत आती, और सॉल्व कैसे करते देखते जाओ। तो ये कह रहा है कि फेल टू कॉन्फ़िगर डेटा सोर्स, यूआरएल एट्रीब्यूट इज नॉट स्पेसिफाइड, नो एम्बेडेड डेटा सोर्स
कुड बी कॉन्फ़िगर्ड, मतलब यूआरएल आपने नहीं बताया, आपने अपने डेटाबेस की लोकेशन नहीं बताई है, इसीलिए स्प्रिंग बूट डेटा सोर्स नहीं बना पा रहे हैं। स्प्रिंग बूट की आदत है सब चीज़ ऑटोमेटिक बनाना, तो स्प्रिंग बूट डेटा सोर्स नहीं बना पा रहे क्योंकि आपने यूआरएल नहीं बताया। सो वी हैव टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ द डेटाबेस सो दैट डेटा सोर्स कैन बी क्रिएटेड बाय योर स्प्रिंग बूट। अभी आया समझ में कहानी? चलो, तो ये इंफॉर्मेशन बताएंगे कहाँ से। हमारे पास एक फाइल होती है, याद है? रिसोर्स को ओपन करो और एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल, यस, यहां में आप इंफॉर्मेशन को बता दोगे, ठीक है, सारी। और यहां से स्प्रिंग बूट आपके उस फाइल को, इस फाइल को रीड करके उस इंफॉर्मेशन का यूज करेगा डेटा सोर्स को बनाने के लिए। तो यहां पे आपको बताना है स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूआरएल। सबसे पहले यूआरएल बताना है, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूजर नेम। कौन सा यूजर नेम है? स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट पासवर्ड। कितने लोग समझ गए? तो ये तीन चीज वो यूज करेगा, रीड करेगा इस एप्लीकेशन प्रॉपर्टी से, एंड इन तीनों का यूज करेगा डेटा सोर्स को क्रिएट करने के लिए। तो यहां पे हमें यूजर नेम लिखना है, हम अपने डेटाबेस का यूजर नेम डालेंगे, डेटाबेस का पासवर्ड डालेंगे, और डेटाबेस है कहाँ पे ये डालेंगे। तो डेटाबेस हम यूज कर रहे हैं जेडीबीसी, नहीं जेडीबीसी कोलन माई एसक्यूएल कोलन स्लैश स्लैश, डेटाबेस हमारा लोकल होस्ट पे चल रहा है, और पोर्ट नंबर क्या था? 3306 था शायद। एंड देन हम डेटाबेस यूज करेंगे जावा बैकएंड 2404। समझ गए? ये वाला डेटाबेस हम लोग यूज करेंगे। एक बार वर्क बेंच ओपन करके मैं दिखा देता हूँ, ठीक है? वर्क बेंच ओपन करके, यस, एक बार वर्क बेंच ओपन कर लो एंड ओपन करो। याद करो, ये सब चीज़ बता चुका हूँ। स्कीमा में आ जाओ। तो ये JB24 वाला डेटा बेस हम लोग यूज़ करें, मतलब जो टेबल वगैरह बनेगी वो सारी टेबल यहीं पे आएगी। एड्रेस यूज़र हमने बनाई थी, और कुछ और टेबल आएंगी वो यहाँ पे आएंगी। तो ये समझ में, ये समझ गए? दिस इज योर यूआरएल, दैट मीन्स इसको यूज़ करके एप्लीकेशन ये पता लगाएगा कि आप कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हो, कौन सा डेटाबेस यूज़ कर रहे हो, डेटाबेस किस होस्ट पे है, डेटाबेस किस पोर्ट पे है, और डेटाबेस के अंदर भी आप कौन सा डेटाबेस यूज़ कर रहे हो। पोस्टग्रेस का, हाँ, आप अलग अलग डेटाबेस का अलग अलग पोर्ट होता है। एंड अगर आपको पता लगाना है तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हो माई एसक्यूएल जेडीबीसी यूआरएल, माई एसक्यूएल जेडीबीसी यूआरएल। आप गूगल पे टाइप कर दो, यू विल गेट द यूआरएल। ये देखो, जेडीबीसी कोलन माई एसक्यूएल कोलन लोकल होस्ट 3306/MySQL। अगर आपको पोस्टग्रेस चाहिए तो आप यहाँ पे पोस्टग्रेस लिख दो, इंटरनेट का यूज़ करो, या फिर चैट जीपीटी से पूछ लो ना। कितने लोग चैट जीपीटी यूज़ करते हो? जस्ट कैन मैं दिखा सकूँ आपको। यहाँ पे आप चैट जीपीटी ओपन कर लो, कभी कभी चैट जीपीटी का भी यूज़ कर लो। यस, यहाँ पे आप हेल्प में इन गेटिंग MySQL JDBC URL। अभी आप पूरा मत पूछ लो भाई कि आपने पूरी कहानी बता दी, उसने क्या क्या कोड दिया समझ नहीं पाए। अभी आपको जितना ज़रूरत है उतना ही पूछो। यस, तो देखो इसने हमें दे दिया कि आपको क्या लिखना है। सबसे पहले लिखना है JDBC, फिर कोलन लगा के MySQL लिखना है, फिर अपना होस्ट लिखना है, फिर पोर्ट लिखना है, फिर डेटाबेस लिखना है, उसके बाद अगर कोई पैरामीटर है तो लिखना है। तो इसी वाले सिंटेक्स को हमने फॉलो किया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे JDBC कोलन MySQL होस्ट पोर्ट और फिर अपना डेटाबेस, और अगर कोई पैरामीटर है तब देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे। सबका मतलब भी है यहाँ पे देखो। होस्ट का मतलब है द होस्ट और आईपी एड्रेस वेयर द माइस्क्यूएल सर्वर इज रनिंग। तो हम लोगों ने लोकल होस्ट इसीलिए दिया क्योंकि हमारा सर्वर हमारे ही कंप्यूटर पे रन हो रहा है। आया समझ में? अगर आपके पास डोमेन है कहीं और सर्वर पे रन हो रहा है तो यहाँ पे डाल देना, ठीक है? पोर्ट, पोर्ट पता है माइस्क्यूएल किस पोर्ट पे रन हो रहा है। डेटाबेस मतलब नेम ऑफ योर डेटाबेस यू वांट टू कनेक्ट। माइस्क्यूएल के अंदर भी डेटाबेस होते हैं, याद करो, माइस्क्यूएल के अंदर भी डेटाबेस होते हैं। वो वाले डेटाबेस पैरामीटर क्या होता है? ये ऑप्शनल की वैल्यू पेयर्स होते हैं फॉर द एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन। जैसे आपको कुछ एसएसएल कॉन्फ़िगर करना हुआ, सर्वर टाइम जोन कॉन्फ़िगर करना हुआ, तो इसके लिए ये कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, ठीक है? अगर ज़रूरत है तो दो, अदरवाइज मत दो। इसने पूरा बता दिया कि अगर आपको लोकल कनेक्शन चाहिए तो ये यूज़ कर लो, एसएसएल को डिसेबल करना है तो ये यूज़ कर लो। अभी तो हमें सिर्फ सिंपल कनेक्शन चाहिए था। अगर आपको टाइम जोन भी कॉन्फ़िगर करना है तो ये यूज़ कर लो, यूटीसी टाइम जोन है। रिमोट डेटाबेस से कनेक्ट करना है तो उसने ये बता दिया कि उस रिमोट का एड्रेस यहाँ पे डाल दो। समझ गए? तो ऐसे अगर आप समझोगे तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। लेकिन अब देखो यहाँ पे गलती हो जाएगी। इसने क्या किया? इसने एक छोटा सा कोड दे दिया है ये, और बहुत सारे लोग, महान लोग, पता क्या करेंगे? इसी कोड को कॉपी करेंगे और एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में डाल देंगे या कहीं भी डाल देंगे। नहीं, ये पुराने जेडीबीसी का कनेक्शन है, इसने कनेक्शन बना रखा है, तो ये नहीं करना है। आया समझ में?
तो महान बनना है, बट जो आप काम कर रहे हो, इसीलिए मैं कहता हूँ कि चैट जीपीटी को यूज़ करने के लिए भी क्या आपको दिमाग चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए उस सब्जेक्ट के बारे में। चलो, तो हमने समझा दिया आपको ये क्या होता है। बाकी यूज़र नेम पासवर्ड तो सब लोग समझ ही गए हो, बताओ भाई, यूज़र नेम पासवर्ड सब लोग को समझ गए ना? ठीक है, अब हम अगर रन करें, अगर अब हम रन करें अपने एप्लीकेशन को, लेट्स रन द एप्लीकेशन, तो आप देखोगे इतना करने से ही कोई एरर नहीं आई, और हमें हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ एंड शट डाउन हो गया, मतलब नॉर्मली स्टार्ट हुआ शट डाउन हो गया, लेकिन कोई एरर नहीं आई। इसका मतलब है कि हमारा सब कुछ सही था। अब ये एप्लीकेशन इसलिए रन नहीं हो रहा रेगुलरली, क्योंकि हमने यहाँ पे स्प्रिंग वेब नहीं यूज़ किया, मतलब हमारे पास सर्वर नहीं है, रन हुआ बंद हो गया काम खत्म। ठीक है, दैट मीन्स कनेक्शन हो चुका। अब हमारे पास जैसे ही कनेक्शन होगा तो हमारे पास दोनों बीन अवेलेबल होंगे, एक डेटा सोर्स भी अवेलेबल होगा और एक हमारे पास क्या अवेलेबल होगा, एक हमारे पास जेडीबीसी टेम्पलेट भी अवेलेबल होगा। दैट मीन्स हम यूज़ कैसे करेंगे, देखो यूज़ कैसे करेंगे, हम यहाँ पे बना लेंगे एक ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट या एक पहले पैकेज बना लो, और डाउ या रेपोजिटरी बना लो। लेयर आर्किटेक्चर मैंने एक बार समझाया था आपको, याद करो, डाउज बना लो या डाउ बना लो। लेयर्ड आर्किटेक्चर में डाउ क्या होते थे, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट्स, मतलब ये ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, सो हम यहाँ पे एक बनाएंगे कोर्स डाउ। कोर्स डाउ बेसिकली ये ऐसा डाउ होगा जो डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रहा होगा, लेकिन ये सिर्फ कोर्स की इंफॉर्मेशन को ले जा रहा होगा, ला रहा होगा, बस। आया समझ में? नेक्स्ट, अगर हमें कैटेगरी से रिलेटेड यूज करना है तो एक दूसरा बंदा होगा जो कैटेगरी से रिलेटेड काम कर रहा होगा, कैटेगरी डाउ। ये वैसे ही समझ लो, शादी में हमने किसी की शादी, जैसे मान लो विवेक की शादी है, तो विवेक की शादी में हमने क्या कर दिया, कुछ लोगों को सिर्फ खाना खिलाने के लिए गा दिया, तो सिर्फ खाना ही खिलाएंगे। ठीक है, कुछ लोग को पानी के लिए रख दिया तो पानी ही भी पिलाएंगे, पानी ही पिलाएंगे। वैसे यहाँ भी है, कैटेगरी डाउ सिर्फ कैटेगरी से संबंधित काम करेगा, कैटेगरी को सेव करना निकालना। कोर्स डाउ सिर्फ कोर्स से संबंधित काम करेगा, कोर्स को रखना निकालना, समझ गए ना? इसीलिए अलग अलग तरीके से डाउ बना सकते हो। कल को जैसे फॉर एग्जांपल आप एक वीडियो की इंफॉर्मेशन डालना चाह रहे हो डेटाबेस के अंदर, तो आप यहाँ पे वीडियो डाउ बना लो। आया समझ में? डाउ, या फिर रेपोजिटरी बोल सकते हो, रेपोजिटरी भी बोल सकते हो, कहीं भी रेपोजिटरी है तो आप समझ जाइए, रेपोजिटरी वही है जो डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रही है। अब आपको यहाँ पे सपोज हमें कैटेगरी या कैटेगरी बनानी है, तो हम यहाँ पे आएंगे, ये एक डाउ एक सर्विस होगी, तो हम इसको @सर्विस कर देंगे, दैट मीन्स ऑटो वायर कर देंगे, मतलब ऑटो वायर नहीं, सर्विस का मतलब इट इज एक्चुअली अवेलेबल एज स्प्रिंग कंपोनेंट। आया समझ में? तो सर्विस, एक सर्विस एग्जैक्टली सेम होता है कंपोनेंट। याद करो मैंने आपको समझाया था जब एनोटेशंस पढ़ाए थे, इंपॉर्टेंट, सर्विस था, कंट्रोलर था, ठीक है, कंपोनेंट था, तो ये सर्विस स्पेसिफिक एनोटेशंस है। ठीक है, सर्विस स्पेसिफिक एनोटेशंस है, मतलब इसको सर्विस बनाना है, इसीलिए हमने सर्विस लगाया है। ठीक है, रिपोजिटरी करना है ना, हाँ ठीक है, रिपोजिटरी भी कर सकते हो। ठीक है, चलो रिपोजिटरी कर देते हैं, रिपोजिटरी ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिपोजिटरी इसलिए ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि डेटाबेस से संबंधित जितनी क्लासेस होती हैं उन पे आप रिपोजिटरी लगाते हो। यस स्वरूप, आप एकदम सही बोले। ठीक है, इट प्रोवाइड अ सर्विस, बट इट एक्चुअली प्रोवाइड डेटाबेस रिलेटेड सर्विस। ठीक है, तो यहाँ पे डेटाबेस लॉजिक है, इसलिए मैंने यहाँ पे रिपोजिटरी लगाया। कहानी यही है कि ये जो क्लास होगी उसका ऑब्जेक्ट एज अ बीन अवेलेबल हो जाएगा आप। ठीक है, आप चाहे सर्विस लगाओ, चाहे रिपोजिटरी लगाओ, चाहे कंपोनेंट लगाओ, बट ये आपके दिमाग, ये अपने दिमाग में रखो क्या, कि हमें सर्विस लगानी है नॉर्मल बिजनेस लॉजिक पे, कंट्रोलर लगाने हैं अपने कंट्रोलर्स पे, और रिपोजिटरी लगानी है अपने रिपोजिटरीज पे या डेटाबेस एक्सेस ऑब्जेक्ट्स पे, डाउ पे। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, नाउ वी कैन जस्ट ऑटो वायर समथिंग लाइक जेडीबीसी टेम्पलेट, जेडीबीसी टेम्पलेट। और हम यहाँ पे ऑटो वायरिंग मैंने आपको सिखा रखी है, याद करो, हमने आपको कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन सिखा रखा है, हमने आपको प्रॉपर्टी इंजेक्शन सिखा रखा है, सेटर इंजेक्शन सिखा रखा है, तो आप कोई भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। बस जैसे ही आपने काम किया, आपके पास अवेलेबल हो जाएगा क्या, आपके पास अवेलेबल हो जाएगा ये जेडीबीसी टेम्पलेट। ठीक है, पक्का? बस अब आपको यही जेडीबीसी टेम्पलेट यूज़ करना है सारा काम करने के लिए। तो मैं फटाफट बनाता हूँ, देखो मैं कुछ मैथड्स बनाता हूँ, दैट इज पहला मेथड फॉर सेव कैटेगरी, दूसरा मेथड फॉर अपडेट कैटेगरी, तीसरा मेथड फॉर गेट ऑल कैटेगरी। अभी कमेंट लिख देता हूँ फिर बता बनाऊंगा आपको, गेट सिंगल
कैटेगरी बाय आईडी एंड डिलीट कैटेगरी। 4 मेथड्स मैं यहाँ बनाऊंगा इसके अंदर। ठीक है, बनाऊं बनाऊं। एक चीज और बता लेते हैं यहाँ पे, कैटेगरी कैटेगरी के अंदर होगा क्या क्या, ये भी तो बना बना लेते हैं ना, कैटेगरी के अंदर होगा क्या क्या चीज। तो लेट मी क्रिएट वन कैटेगरी ऑब्जेक्ट। तो कैटेगरी ऑब्जेक्ट को बोलेंगे एंटिटी, एंटिटीज। ये हमारी एक्चुअली एक एंटिटी होगी। ठीक है, तो कैटेगरी, कैटेगरी। तो कैटेगरी के अंदर क्या क्या रखना है बताओ भाई आप। कैटेगरी के अंदर एक टाइटल रख देते हैं और एक डिस्क्रिप्शन रख देते हैं, बस प्राइवेट डिस्क्रिप्शन, ज्यादा ताम झाप नहीं करते हैं। और एक कैटेगरी की आईडी रख देते हैं, दैट इज इंटीजर आईडी। तो ये 3 चीज हमने रख दिया। बाकी यू आर फ्री टू कीप एनीथिंग, जो भी आपको चाहिए आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए, रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज। ठीक है, यस। और इसको आप सर्विस मत बनाइएगा इसको सर्विस कंपोनेंट कुछ मत बनाइएगा, क्योंकि ये क्लास ऑटोमेटिकली नहीं चाहिए। जब भी हमको क्रिएट करना होगा हम क्रिएट कर लेंगे अपने आप से। ठीक है, एंटिटी क्लास रिप्रेजेंट्स क्लास डीबी का ही रिप्रेजेंटेशन करेंगे। यस, आप अपने दिमाग में करिए कि ये जो कैटेगरी हुई उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक टेबल बननी चाहिए। और जब भी ऑब्जेक्ट आएंगे आईडी, तो वहाँ पे एक कॉलम होगा, टाइटल एक कॉलम होगा, डिस्क्रिप्शन एक कॉलम होगा। आईडी की वैल्यू आईडी में डाल देंगे, टाइटल की वैल्यू टाइटल में डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन की वैल्यू डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। बट ऑटोमेटिक कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, यहाँ खुद से करना पड़ेगा आपको। ठीक है रोहित, चलो। तो ये एक ऑब्जेक्ट है जो बेसिकली हमारी कैटेगरीज को स्टोर कर रहा होगा। ठीक है, अब इसका कंस्ट्रक्टर बना दें, तो मैं कहूँगा ऑल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बना देते हैं और एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। ठीक है, दोनों की जरूरत पड़ेगी, दोनों का यूज़ करूंगा मैं। और गेटर्स और सेटर्स बना लेते हैं, क्योंकि लेम्बॉक हम लोग नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो गेटर्स और सेटर्स बना लो। यस, समझ गए, क्योंकि प्राइवेट मेंबर्स थे ना, तो हमने गेटर सेटर बना लिया। अब हमें आईडी को सेट करना हुआ तो सेटर यूज़ कर लेंगे सेट आईडी, और आईडी को गेट करना हुआ तो गेटर यूज़ कर लेंगे गेट आईडी। ठीक है, तो मुझे लग रहा है ठीक है, इतना समझ जाओ। सर एनोटेशन यूज़ करो ना, एनोटेशन कोई यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है अभी। जब प्रोजेक्ट्स हम लोग आगे बढ़ेंगे तो एनोटेशन यूज़ करेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे एनोटेशन यूज़ करते जाएंगे। ठीक है, आ जाओ। अब यहाँ पे आ जाओ अपने फिर से कैटेगरी डाओ के अंदर, और यहाँ पे बनाते हैं क्रिएट कैटेगरी। तो हम कहेंगे ये पब्लिक मेथड होगा, और ये रिटर्न करेगा सेम, जो कैटेगरी क्रिएट करेगा उसी को रिटर्न कर देगा, और नाम होगा सेव कैटेगरी, सेव। और जो भी कैटेगरी हमें बनानी होगी वी विल गेट दैट कैटेगरी, जो हमें सेव करनी होगी, तो हमें ऑब्जेक्ट के अंदर कैटेगरी मिल जाएगी। इतना समझ में आया किसी को? जो क्लास ऑब्जेक्ट अच्छे समझे होंगे वो समझ लेंगे। जब भी हमें सेव मेथड कॉल करेंगे, कैटेगरी हम पास करेंगे, और इस कैटेगरी के पास टाइटल होगा, आईडी होगी और डिस्क्रिप्शन होगा। और इसी कैटेगरी को हमें सेव करना है, इस कैटेगरी जो मैंने सेलेक्ट किया इस कैटेगरी को हमें सेव करना है डेटाबेस के अंदर। ठीक है, और सेव कैसे करेंगे? सेव करने के लिए हम जेडीबीसी टेम्पलेट का यूज़ करेंगे। कैसे? हम एक क्वेरी बनाएंगे, स्ट्रिंग क्वेरी, और इंसर्ट की क्वेरी, इंसर्ट इनटू, और हमारे पास एक टेबल भी होनी चाहिए, कैटेगरीज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एक टेबल भी होनी चाहिए, कौन सी? कैटेगरीज। तो वो भी बनानी पड़ेगी भाई, बहुत सारा काम करना पड़ेगा। और फिर हमें यहाँ पे बताने पड़ेंगे कॉलम्स, एंड देन हमें बतानी पड़ेंगी वैल्यूज। कितने तक समझ पाए मेरे बात? तो कॉलम्स में सपोज हमारे पास एक आईडी कॉलम है, देन हमारे पास टाइटल कॉलम है, देन हमारे पास डिस्क्रिप्शन कॉलम। ठीक है, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पैरामीटराइज क्वेरी का। दैट मीन्स आईडी की जगह हम क्वेश्चन मार्क डाल देंगे, टाइटल की जगह क्वेश्चन मार्क डाल देंगे, और डिस्क्रिप्शन की जगह क्वेश्चन मार्क डालेंगे। ठीक है, अब आपको कि सर आपने क्वेश्चन मार्क क्यों लिखा? क्वेश्चन मार्क लिखा क्योंकि हम लोग डायनेमिक वैल्यूज डाल पाए, इसीलिए वो इसको बोलते हैं ये है पैरामीटराइज्ड क्वेरी, ये है पैरामीटराइज्ड क्वेरी, जिसके अंदर हम लोग पैरामीटर्स ले सकें। ऐसी क्वेरी आपने देखी थी अभी तक? ऐसी क्वेरी आपने देखी थी? नहीं देखी थी ना? अब देख लो और समझ लो। नॉर्मल क्वेरी के अंदर क्या होता है, जो वैल्यूज होती हैं वो हार्ड कोडेड हो जाती हैं, कांस्टेंट हो जाएंगी, उसमें वैल्यू चेंज नहीं कर पाओगे। आईडी 50 हो गई तो 50 ही रहेगी। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क का मतलब दिस इज एक्चुअली अ पैरामीटर प्लेस होल्डर। इसकी जगह पे हम 10 भी डाल सकते हैं, इसकी जगह हम 9 भी डाल सकते हैं, किसी जगह हम 100 भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। तो हम पहले क्वेश्चन मार्क पे डाल देंगे आईडी, दूसरे क्वेश्चन मार्क में डाल देंगे टाइटल, और तीसरे क्वेश्चन मार्क पे हम लोग क्या डाल देंगे? डिस्क्रिप्शन। आया समझ में? तो कैसे करेंगे? हम यूज़ करेंगे जेडीबीसी टेम्पलेट डॉट अपडेट। अभी हमने आपको सिखाया था अपडेट, हमें इंसर्ट, अपडेट पे इंसर्ट चला सकते हैं, डिलीट चला सकते हैं, और अपडेट चला सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी क्वेरी दे देंगे, और बारी बारी से सबसे पहले क्वेश्चन मार्क पे क्या डालना है? आईडी, तो हम लिखेंगे कैटेगरी डॉट गेट आईडी, कॉमा लगाएंगे। दूसरे क्वेश्चन मार्क में हमें टाइटल पास करना है, तो आई कैटेगरी डॉट गेट टाइटल, और तीसरे क्वेश्चन मार्क में पास करना है कैटेगरी डॉट गेट डिस्क्रिप्शन। बस
हो गया काम भाई। और ये हमें देगा क्या, ये हमें रिटर्न करेगा नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड, कितने रो अफेक्ट हुए हैं। ठीक है, रोज। तो मैं कहूंगा इसको आप यहां प्रिंट कर दो और यहां लिख दो जितने भी रोज अफेक्ट हुए हैं, रोज अफेक्टेड। अफेक्टेड मतलब एक रो इंसर्ट हुआ होगा तो एक रो अफेक्टेड, दो हुआ होगा दो रो अफेक्टेड, तीन हुआ होगा तीन रो अफेक्टेड। ठीक है, और फिर फाइनली आप उसी कैटेगरी को रिटर्न कर दो यहां से, अगर कोई एक्सेप्शन नहीं आई तो। हो गया काम इंसर्ट वाला। ठीक है, कितने लोग समझे इस वाले कोड को। मैंने बताया था ना जेडीबीसी के पास वो सारे मेथड है काम करने के लिए, तो हमारे पास जेडीबीसी के पास एक मेथड था अपडेट, सो दैट वी कैन फायर इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट टाइप क्वेरीज। ठीक है, और हुआ क्या, ये सबसे पहला जो आर्गुमेंट है इट इज अ क्वेरी, दूसरा जो आर्गुमेंट है ये है आईडी, आईडी फॉर दिस क्वेश्चन मार्क, और जो तीसरा है वो टाइटल, ये जाएगा दूसरे क्वेश्चन मार्क पे, और चौथा जो है वो है डिस्क्रिप्शन जो जाएगा इस वाले क्वेश्चन मार्क पे। कितने लोग समझे। तो ये सारे हैं क्वेश्चन मार्क की वैल्यूज, और पहला वाली है आपकी क्वेरी। कितने लोग समझ गए मेरी बात भाई। रोज क्यों ले रहा है, कौन सी रोज, रोज इज बेसिकली रिटर्न टाइप, कितने रो चेंज होंगे ये रिटर्न करेगा। याद करो जब हम क्वेरी चला रहे थे तो वहां पे आ रहा था ना वन रो अफेक्टेड टू रो अफेक्टेड, वही वैल्यू यहां भी आएगी। अगर आपके पास यहां पे 50 वैल्यूज होती 50, तो आपको 50 क्वेश्चन मार्क नहीं पड़ते। ये समझ में आया। और 50 क्वेश्चन मार्क की वैल्यूज यहाँ पे डायनेमिकली डालनी पड़ती। बट एक तरीके से देखा जाए तो ये सब सही है, पता है क्यों, जिन्होंने नॉर्मल जेडीबीसी किया होगा उनको पता होगा कितनी दिक्कत होती है इसमें। प्रिपेयर स्टेटमेंट की हेल्प से हमें समझ के और सारी वैल्यू सेट करना पड़ता है, वो सब यहाँ नहीं करना पड़ा। हमने सिर्फ क्वेरी पास की और एक एक करके सारी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पास की। सारे क्वेश्चन मार्क की वैल्यूज यहाँ पे पुट की जाएंगी और क्वेरी बनेगी और क्वेरी फायर हो जाएगी, ये सारा काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। कनेक्शन भी उससे पहले क्रिएट होगा, क्वेरी बनेगी, फायर होगी, डेटा आएगा, कनेक्शन क्लोज हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप यहाँ पे इतना ही काम कर रहे हो कि सिर्फ क्वेरी बना के और क्वेरी फायर कर रहे हो बस, बाकी जो एक्स्ट्रा वर्क है वो सब करना नहीं पड़ा। कितने लोग समझ गए मेरी बात भाई ये चीज़। सर वो भी करते ना थोड़ा प्रिपेयर, नहीं वो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक। ठीक है, प्रॉब्लम मैंने समझा दिया, वही बहुत बड़ी चीज़ है अक्षांश। ठीक है, अभी ये है ना वो एकदम पुरानी चीज़ है, मतलब पुरानी का मतलब फिर उसके लिए हमें 2-3 क्लास और चाहिए होता। यस अनिल, इट विल रिटर्न अ रोज, नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड। ठीक है, वो बहुत बरबोश था। तो हम समझ रहे हैं कि ऐसा होता था और उसका सोल्यूशन भी समझ रहे हैं, बट वो होता था करने के लिए, मतलब समझ लो आप एक घर बनवा रहे हो, मान लो विवेक एक ऑफिस बनवा रहे हैं, और इन इन्हों ये गए और इनको किसी ने समझा दिया पहले वैसे घर बनते थे, तो क्या वो पहले पुराने वाले घर बनवा के देखेंगे क्या कि पहले वैसा बनवाओ, अच्छा नहीं होगा फिर उसको तोड़वाओ फिर आप बनवाओ। नहीं ना। अब चीज़ समझो कि पहले ऐसी होती थी, फिर अब हम ऐसा करने लगे। अगर आपको कभी टाइम मिलेगा तो पहले वाली चीज़ समझ लेना। आया समझ में, मतलब पहले वाली चीज़ आप समझ लेना कैसे करते थे इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से, ऐसा वैसा। ठीक है, बट अभी आप समझ लो यहाँ पे। ठीक है, लाइन नंबर 18 इज योर क्वेरी, वो सेम होने चाहिए कैटेगरी वाले। यस, ये आपकी क्वेरी है भाई, ये ऑर्डर सेम होना चाहिए। आईडी पहले ही है तो पहला क्वेश्चन मार्क आईडी, ऑर्डर विल बी द सेम। दूसरा टाइटल है तो दूसरे जगह दूसरे पे आपको पास करना है टाइटल, तीसरा डिस्क्रिप्शन है तीसरे पे आपको डिस्क्रिप्शन पास करना है। अगर अदरवाइज आपका ऑर्डर गलत हुआ तो क्वेरी गलत हो जाएगी, मतलब इधर उधर हो जाएगा, तो ऑर्डर विल बी द सेम। आया समझ में। चलो नेक्स्ट बनाएं, नेक्स्ट बनाएं। अच्छा अभी हमें एक काम करना है, टेबल बनानी है, यहीं से मैं टेबल बनाऊंगा, क्रिएट टेबल। तो ये याद रखिएगा, इसको मत भूलिएगा, टेबल बनानी है, टेबल हमें बनानी है, तो ये मत भूलिएगा भाई सब, डोंट फॉरगेट टू क्रिएट टेबल, तभी ये क्वेरी चलेंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाए, अपडेट करें। बताओ भाई, वी डिडंट क्रिएटेड सोर्स क्लास कैटेगरी बिलोंग्स टू द कोर्स ईयर, कैटेगरी डजंट बिलोंग टू द कोर्स, कोर्स बिलोंग टू द कैटेगरी, कैटेगरी के अंदर कोर्स होगा। समझे। तो अभी बना लेंगे, कोर्स भी बना लेंगे, पहले कैटेगरी बनाते हैं, समझते हैं, पहले ऑपरेशन समझ लो, जेडीबीसी स्प्रिंग जेडीबीसी कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर फटाफट वो तो कर ही लेंगे। ठीक है अनिल, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। तो अपडेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फिर से एक मेथड बनाऊंगा जो फिर से नई कैटेगरीज को रिटर्न कर रहा होगा, अपडेटेड कैटेगरी को रिटर्न कर रहा होगा, और इसका नाम होगा अपडेट। एंड ये क्या कर रहा होगा, दो चीज़ ले रहा होगा, एक तो भैया किस कैटेगरी को अपडेट करना है उसकी आईडी, इंटीजर कैटेगरी आईडी ले रहा होगा या दे रहा होगा,
और साथ ही साथ में हमें न्यू कैटेगरी की इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे कैटेगरी न्यू कैट, समझ गए? दैट मीन्स ये है पुरानी कैटेगरी की आईडी जो डेटाबेस में रखी है, और ये है नई कैटेगरी, मतलब नए, इस न्यू कैट के पास नया टाइटल है, नया डिस्क्रिप्शन है। अभी आया समझ में? यस, न्यू कैट के अंदर नई इंफॉर्मेशन है। तो हम यहाँ पे अगेन एक क्वेरी बना लेंगे, स्ट्रिंग स्ट्रिंग क्वेरी, अपडेट वाली क्वेरी याद है सबको, इंसर्ट अपडेट, सॉरी अपडेट कैटेगरीज। तो दिस इज अ टेबल नेम, दिस इज अ टेबल नेम कैटेगरीज, एंड हम क्या लिखते थे, याद करो, पहला कॉलम लिखते टाइटल इक्वल टू, फिर हमें वैल्यू लिखनी होती थी, और अगेन हम क्या करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, हाँ सेट तो लिखा ही नहीं, सेट भी लिख दो, सेट, ठीक है, और फिर हम यहाँ पे लिख देंगे डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और वेयर लगाना मत भूलिएगा भाई, याद करो मैंने आपको पढ़ाया था, वेयर, वेयर आईडी इज इक्वल टू, ये भी डायनेमिक होगा, क्वेश्चन मार्क, समझ गया? तो टाइटल में नई वैल्यू आएगी, डिस्क्रिप्शन में नई वैल्यू आएगी, और आईडी में पुरानी वैल्यू आएगी, ठीक है? तो जब हम इसको अपडेट करेंगे कुछ ऐसे, जेडीबीसी टेम्पलेट डॉट अपडेट, तो हम पहले पास करेंगे क्वेरी, देन हम पास करेंगे अपना पहला क्वेश्चन मार्क जो कि है टाइटल, नया वाला टाइटल, तो हम लिखेंगे न्यू कैट डॉट गेट टाइटल, फिर हम क्या करेंगे अपना दूसरा क्वेश्चन मार्क दैट इज अ डिस्क्रिप्शन जो कि नया वाला है, तो न्यू कैट डॉट डिस्क्रिप्शन, और फिर तीसरा क्वेश्चन मार्क है पुरानी वाली आईडी वेयर कंडीशन के अंदर, तो हम लिखेंगे क्या पुरानी वाली आईडी कैसे मिलेगी हमें, जो कि डायरेक्टली हमें पैरामीटर में अंदर मिल जा रही, ये वाली, ये चीज न्यू कैटेगरी, समझ गए? तो पहला नई कैटेगरी का टाइटल, दूसरा नई कैटेगरी का डिस्क्रिप्शन, तीसरा हमें जिस कैटेगरी को अपडेट करना है उसकी आईडी, तो यहाँ पे आ जाएगी, परफेक्ट। ये भी हमें रिटर्न कर देगा कितने रोज अपडेट हुए, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो अपडेटेड, अपडेटेड एंड अपडेटेड, एंड देन आप लिख सकते हो कितने अपडेट हुए, एंड देन फाइनली आपको नई कैटेगरी रिटर्न करनी है, तो यही हमारी नई कैटेगरी होगी। तो हम क्या करेंगे, ये जो नई कैटेगरी होगी ना, इसके पास कोई डेटा नहीं होगा, मतलब बेसिकली आईडी नहीं होगी, तो मैं एक काम करता हूँ, जुगाड़ लगाता हूँ, नई कैटेगरी में आईडी सेट कर दो, सेट आईडी, और ये आईडी सेट कर दो, एंड देन इसी को रिटर्न कर दो, न्यू कैटेगरी को रिटर्न, यस, बस अपडेट हो गया भाई, ठीक है? तो जैसे ही क्वेरी चलेगी आपके डेटाबेस में अपडेट हो जाएगा, और अगर अपडेट नहीं हुआ तो एक्सेप्शन आ जाएगी, ठीक है? सो आपकी नई कैटेगरी रिटर्न हुई है, देन बाकी गेट गेट ऑल, दो समझ गए? तो हम आगे समझाएं आपको, दो समझ गए? सर खटाखट कोड कर रहे हो, खटाखट कोड कर रहे हैं कुछ किया तो है नहीं इसमें, इसमें तो कुछ नहीं किया, देखो बस क्वेरी बनाई है, ये क्वेरी पहले मैं पढ़ा चुका हूं आपको, जेडीबीसी टेम्पलेट का अपडेट मेथड यूज किया है, और वेरिएबल्स पास किए हैं, ठीक है? सिंपल है अक्षांश, वही तो बता रहा हूँ, आपको जावा आती है तो ये बहुत सिंपल है भाई, जावा आती है तो ये बहुत सिंपल है, देखो ये ऑब्जेक्ट है, इस पर अपडेट कॉल किया है, और अपडेट कॉल किया है, उसके बाद क्वेरी, नया क्वेरी, नया पैरामीटर, नया नया एक्चुअली पहले क्वेश्चन मार्क की वैल्यू टाइटल, दूसरे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू डिस्क्रिप्शन, और तीसरे क्वेश्चन मार्क वैल्यू कैटेगरी, उसके बाद हमने प्रिंट कर दिया है, और फिर हमने, क्योंकि हमें पता है कि जब अपडेट होगी तो यही वाला ऑब्जेक्ट तो अपडेट होगा, तो इसके पास टाइटल डिस्क्रिप्शन पहले से था बट आईडी नहीं थी, आईडी अलग रखी है, तो हमने न्यू कैटेगरी के अंदर आईडी वही सेट की, और भैया नया ऑब्जेक्ट बना लिया, और फिर हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। आईडी नहीं दोगे क्योंकि आईडी अगर नहीं यहाँ सेट नहीं करोगे ना, तो फिर विदाउट आईडी जाएगा ना, तो आइडेंटिफाई कैसे करेगा कि भैया वो अपडेट हो चुका है सर आपने सेट टाइटल कहाँ से लिए, ये क्वेरी है भाई MySQL की, अपडेट कैटेगरी सेट टाइटल, टाइटल इज अ कॉलम नेम, डेटाबेस का कॉलम नेम होगा रोशन, और डिस्क्रिप्शन डेटाबेस का कॉलम कॉलम नेम होगा, अभी डेटाबेस टेबल जो बनाएंगे उसके अंदर ये सब चीज़ें होंगी, ये टेबल अज्यूम कर लो, इट इज़ अ टेबल, आप यहाँ पे चाहो अज्यूम कर लो, यहाँ पे हमारे पास टेबल है, समझ गए रोशन? अभी बनाया नहीं बट आप अज्यूम करो, टेबल अभी बना लेंगे हम लोग, चलो बना ही लेते हैं, आप लोग कह रहे हो अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे, बनाए टेबल, बना ले टेबल, बोलो तो टेबल बना ले, टेबल बना ले, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है? तो टेबल कैसे बनाए, टेबल बनाना हमें है, ठीक है? टेबल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेबल बनाने के लिए हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक वॉइड इनिट, कितने लोगों ने लाइफ साइकिल पढ़ी थी, स्प्रिंग बीन की लाइफ साइकिल कितने लोगों ने पढ़ी थी, पढ़ी थी ना सबने? तो हम वही उसी का यूज करने जा रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर एक्चुअली
स्प्रिंग बीन लाइफ साइकिल यूज कर लो, या फिर कंस्ट्रक्टर भी यूज कर सकते थे आप, बट हम स्प्रिंग बीन लाइफ साइकिल यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं प्री पोस्ट पोस्ट कंस्ट्रक्ट। ठीक है, तो जैसे ही इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, पोस्ट कंस्ट्रक्ट ये वाला मेथड चल जाएगा, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, हम लिखेंगे जेडीबीसी कोलन अपडेट, और यहाँ पे हम लोग इंसर्ट क्वेरी बना के डाल दो, बस क्वेरी बना लो, स्ट्रिंग क्रिएट क्वेरी, क्रिएट टेबल क्वेरी, क्रिएट टेबल क्वेरी क्वेरी। ठीक है, तो अब यहाँ पे बना लो क्रिएट टेबल कैटेगरीज, और यहाँ पे आपको सारा रखने हैं कॉलम्स। तो पहला कॉलम था आईडी जो कि इंटीजर थी, प्राइमरी की, प्राइमरी की। ठीक है, फिर था टाइटल जो कि वेर कर रहा, और इसकी साइज थी सपोज 100, और नॉट नल था ये, नॉट नल है। और फिर लास्ट था हमारा डिस्क्रिप्शन जो कि वेर कह रहा था, ये थोड़ा ज़्यादा होगा 500। ठीक है, नल हो सकता है बस। ठीक है, और इसी को हम यहाँ पास कर देंगे बस। तो जैसे ही आपका ये कैटेगरी डाउ क्रिएट होगा, ये ऑब्जेक्ट बनेगा बीन का, बीन को इनिशियलाइज करने के लिए ये वाला मेथड ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, और ये क्वेरी चल जाएगी, और ये टेबल अपने आप से बन जाएगी। उसके बाद आप ही कॉल करोगे। कितना लोग समझ गए मेरी बात? तो ये थोड़ा सा हमने वहाँ का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ किया, जिससे आपको समझ में आया कि हाँ पहले के कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे यूज़ होते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो टेबल क्रिएटेड, टेबल क्रिएटेड। समझ गए? एक चीज़ और है, एक दिक्कत है इसके साथ, पता है इसके साथ दिक्कत ये है कि आपने 10 बार ऑब्जेक्ट बनाओगे तो 10 बार टेबल क्रिएट हो जाएगी। समझ गए? अगर आप 10 बार ऑब्जेक्ट बनाओगे तो 10 बार ये इनिशियलाइज होगा, और 10 बार टेबल क्रिएट हो जाएगी। बट हमें तो एक ही बार टेबल बनानी है। कितनी बार? सिंगल बार। तो हमारे पास एक क्वेरी होती है क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट, इफ नॉट एग्जिस्ट, क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट, ये वाला होता है। मतलब अगर टेबल नहीं है तब बनानी है। क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट, अगर टेबल नहीं है तभी बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। तो ये मज़ेदार चीज़ है, एक बार आप गूगल भी कर लो, यहाँ पे आ जाओ एंड लिख दो प्रोवाइड एस माई स्क्यूएल क्वेरी फॉर क्रिएटिंग टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट। तो कभी कभी आप इससे भी पूछ सकते हो कोई ज़रूरी चीज़। तो आप देखो यहाँ पे टू क्रिएट अ टेबल इन माई स्क्यूएल इफ नॉट एग्जिस्ट, तो वही वाली इसने, ये देखो क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट। तो जैसा हम लोग ने लिखा है, बस मैंने आपको दिखाने के लिए बता दिया क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट। तो दिखाने के लिए मैंने बस आपको बता दिया, अदरवाइज मुझे तो पता ही था, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या करेगा, अगर टेबल नहीं होगी तब बनाएगा, अदरवाइज टेबल होगी तो ये नहीं बनाएगा। सिंपल। और कॉलम कौन कौन से होंगे? आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन। समझ गए? इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और आईडी वेयर कंडीशन में लिखी है। अभी आया समझ में? हाँ अक्षांश, आपने पहले से पढ़ लिया है कहीं, और स्प्रिंग जेडीबीसी का मतलब आप नहीं समझ रहे हो। डी डी एल डैश ऑटो अपडेट कर देते, ये सब जेपीए में होगा। अभी तो हम बेसिक पढ़ रहे हैं, समझे? तो अभी जो बता रहा हूँ वो करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ तो आप धीरे धीरे चलेंगे तब सीखेंगे, अदरवाइज दिक्कत होगी आपको। समझ गए? अब आ जाओ फटाफट आगे चलो। इतना समझ गए सब लोग कि नहीं? अब आ जाओ यहाँ पे नेक्स्ट। ये तीनों मेथड कंप्लीट कर लेते हैं, सो दैट हमारा ये कंप्लीट हो जाए। और कुछ और चीज़ें, इतना सब लोग समझ गए कि नहीं? हम थोड़ा एडवांस में बढ़ जाए, एडवांस में बढ़ जाए, बताओ भाई। हम्म, एडवांस में बढ़ सकते हैं बिल्कुल। आओ यहाँ पे एडवांस बढ़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब बनाएंगे, पहले बना लेते हैं सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए, एक ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो हम कहेंगे ठीक है पब्लिक, एक ऑब्जेक्ट होगा कैटेगरी का ऑब्जेक्ट गेट, और हमें चाहिए यहाँ पे स्ट्रिंग या आईडी चाहिए, एक्चुअली कैटेगरी आईडी। तो अब देखो इस मेथड को समझो, ये मेथड क्या करेगा, ये कैटेगरी की आईडी ले रहा होगा, और आईडी ले रहा होगा, लेकिन ये आईडी के साथ साथ रिटर्न कर रहा होगा बाकी भी इंफॉर्मेशन को, टाइटल डिस्क्रिप्शन को भी। तो हम क्वेरी लगाएंगे ये वाली स्ट्रिंग क्वेरी, और सेलेक्ट, याद करो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कैटेगरीज वेर आईडी इक्वल टू आईडी। एक क्वेश्चन मार्क इसमें भी आ चुका है, इसको पैरामीटराइज क्वेरी बोलते हैं। इस बार हम यहाँ पे अपडेट नहीं लगा सकते, क्योंकि अपडेट सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, यहाँ पे देखो अपडेट में, यहाँ पे था ना, तो अपडेट वाला जो मेथड था यहाँ पे,
अपडेट वाला मेथड किसके लिए था? सिर्फ सिर्फ ये देखो, सिर्फ सिर्फ इंसर्ट के लिए था, अपडेट के लिए था और डिलीट के लिए था। सेलेक्ट के लिए ये नहीं था। मतलब अपडेट तो नहीं लगा सकते। अब इसके लिए क्या लगाएंगे? इसके लिए हमारे पास और भी मेथड्स हैं, जैसे एक था गेट क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट है, क्वेरी फॉर लिस्ट है। तो हम लगा सकते हैं यहाँ पे क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट। ये देखो बहुत सारे हैं ना, क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट। इससे होगा क्या? इससे होगा एग्जीक्यूट अ क्वेरी फॉर अ रिजल्ट ऑब्जेक्ट। मतलब अब हमें डेटा चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पे क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। और हम क्या पास कर सकते हैं? हम एक स्टैटिक एसक्यूएल क्वेरी पास कर सकते हैं आईएस में। और हम यहाँ पे एक आई थिंक क्लास टाइप भी पास कर सकते हैं। किस क्लास टाइप का है? और भी एडवांस चीज़ें तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो हम लोग एक दो चीज़ और पास कर सकते हैं। क्वेरी पास कर सकते हैं, क्लास का टाइप पास कर सकते हैं, रिक्वायर्ड टाइप, और ऑब्जेक्ट पास सकते हैं। यहाँ पे देखो क्वेरी गिवन एसक्यूएल टू क्रिएट अ प्रिपेयर स्टेटमेंट फ्रॉम द एसक्यूएल एंड लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट टू बाइंड द क्वेरी एक्सपेक्टिंग द रिजल्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं, ये वाला हम यूज़ कर सकते हैं। मैं यूज़ करके आपको दिखाता हूँ। और भी बहुत सारे तरीके हैं। देखो हम एक ये वाला ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें एसक्यूएल पास कर दें और आर्गुमेंट्स पास कर दें और आर्गुमेंट के टाइप पास कर सकते हैं। भाई बहुत सारी चीज़ें। और यहाँ पे देखो एसक्यूएल पास कर सकते हैं और रो मैपर भी पास कर सकते हैं। एसक्यूएल, रो मैपर एंड ऑब्जेक्ट पास करते हैं। भाई बहुत सारी चीज़ें हैं देखो। ठीक है, मतलब अलग अलग वेराइटीज़ हैं आपके पास। तो मैं कहूँगा कौन सा यूज़ करें? देखो हम यूज़ करेंगे क्वेरी डॉट, सॉरी, जेडीबीसी टेम्पलेट डॉट क्वेरी फॉर, और लिस्ट नहीं, हमें कई सारे डेटा नहीं चाहिए, क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट में हमारे पास देखो यहाँ भी हमें बता रहा है क्या क्या, बहुत सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। देखो एक एक कर्सर ले जाओगे और आपको पता चलता जाएगा कि हम यहाँ क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। ये कह रहा है अगर आप यूज़ करोगे तो आप एसक्यूएल पास कर सकते हो और क्लास का टाइप पास कर सकते हो, बट अगर आप पहला यूज़ करते हो तो आप यहाँ पे अपने पैरामीटर्स नहीं पास कर पाओगे, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू नहीं पास कर पाओगे। मैं कहूँगा ये तो फिर बेकार है, नीचे आ जाओ। यहाँ पे आप एसक्यूएल पास कर पाओगे और रो मैपर पास कर पाओगे, लेकिन यहाँ भी अपने आर्गुमेंट्स नहीं पास कर पाओगे। तो हमें आर्गुमेंट पास करना है। एसक्यूएल, क्लास टाइप और ऑब्जेक्ट्स, यहाँ ये वाला यूज हो सकता है, पता है, दिखाता हूँ। हम कहेंगे यहाँ पे अपनी क्वेरी पास कर दो, क्लास का टाइप पास कर देते हैं जरा, लेट्स ट्राई। हम लोग किस टाइप का ऑब्जेक्ट आप चाहते हो? कैटेगरी डॉट क्लास। और अपना पैरामीटर आईडी का, तो मैं कहूँगा कैटेगरी आईडी पास कर दो। ठीक है, इट विल रिटर्न, यस इट विल रिटर्न अ कैटेगरी। तो इसने कन्वर्जन भी खुद से कर दिया देखो। मतलब इसने क्वेरी चलाई और जो डेटा आया उसको कैटेगरी ऑब्जेक्ट में डाल के और आपको रिटर्न कर देगा, और इसी कैटेगरी को आप रिटर्न कर दो। वाओ! इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब सिंपल है कि आपको कोई लॉजिक भी नहीं लिखना पड़ा कि अपने टेबल का जो रो है उसको आप अपने कैटेगरी के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करो। ये इट विल कन्वर्ट ऑटोमेटिकली, वो अपने आप से कर देगा। तो ये सारे फायदे हैं किसमें? ये सारे फायदे हैं आपके जेडीबीसी टेम्पलेट के अंदर। तो बढ़िया है कि नहीं बढ़िया है, बताओ भाई। हम्म, इंटरेस्टिंग। ठीक है ना। अगर मान लो आपको लिखना भी पड़ता, लिखना भी पड़ता, क्या, अगर आपको लिखना भी पड़ता तो कैसे लिखेंगे वो भी मैं बता रहा हूँ, अभी टेंशन मत लो, आ जाओ नीचे। पहले डिलीट कर लेते हैं, डिलीट आसान है, पब्लिक वॉइड डिलीट। और हम यहाँ पे आईडी पास कर दो, इंटीजर कैटेगरी आईडी, और डिलीट की क्वेरी लगा दो यहाँ पे, स्ट्रिंग क्वेरी, यहाँ पे लिख दो और डिलीट फ्रॉम कैटेगरीज वेर आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और सिंपल आपको अपडेट, डिलीट, आप डिलीट के लिए अपडेट यूज कर सकते हो, जेडीबीसी टेम्पलेट डॉट अपडेट। और यहाँ पे आप अपनी क्वेरी पास करो और अपनी कैटेगरी आईडी पास कर दो, यस, डेटा डिलीट हो जाएगा अपने आप से। डेटा अपने आप से डिलीट हो जाएगा। अपडेट यहाँ पे दे चेक कर लो, मैंने आपको दिखाया ना, तो अपडेट डिलीट के लिए यूज़ कर सकते हो आप। ये देखो अपडेट में आप इंसर्ट, अपडेट और डिलीट कर सकते थे, तो मैंने यहाँ पे कर दिया। समझ गए? नाउ अब बताते हैं आपको रो मैपर, कैसे कन्वर्जन लॉजिक खुद से लिखोगे। ठीक है, रो मैपर बताने के लिए हम ये वाला मेथड को कंप्लीट करते हैं, देखते जाओ आप लोग। हम कहेंगे यहाँ पे पब्लिक, और इस बार हमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट चाहिए, बहुत सारे कैटेगरीज चाहिए, क्योंकि डेटाबेस में ऑल कैटेगरी, सारी कैटेगरीज। तो उसके लिए हम एक लिस्ट लेंगे और यहाँ पास कर देंगे कैटेगरी। कितने लोग समझ गए ये वाली रिटर्न टाइप? दैट मीन्स वी हैव टू पास रिटर्न टाइप एज अ लिस्ट ऑफ कैटेगरीज, कई सारे हमें कैटेगरीज चाहिए। एंड नाम इसका होगा गेट ऑल। ठीक है, और यहाँ पे जो क्वेरी होगी वो कुछ ऐसी होगी, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कैटेगरीज। बताओ भाई, बताओ भाई। तो थोड़ा जावा जरूरी है यहाँ पे।
अब आपको समझ में आ रहा होगा जावा सर, ये सिंपल जावा है। रिटर्न टाइप हमने लिस्ट ऑफ कैटेगरीज पास की है। अगर आपको जावा नहीं आएगी तो शायद ये कोड ना समझ में, इसलिए मैं कहता हूँ पहला सेक्शन जो रिवीजन वाला था वो जरूर से देखिए। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम वही वाला मेथड चलाएंगे क्या, क्योंकि हम जेडीबीसी टेम्पलेट का यूज करेंगे। क्वेरी फॉर, और क्वेरी फॉर यहाँ पे सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, हम क्वेरी फॉर लिस्ट यूज करेंगे। क्वेरी फॉर लिस्ट यूज करेंगे। अब जब आप लिस्ट यूज करोगे, क्योंकि हमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट चाहिए थे, लिस्ट चाहिए थी, तो यहाँ भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। आप एसक्यूएल पास कर सकते हो, साथ ही साथ में आप यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ मैप पास कर सकते थे। मतलब यहाँ पे बेसिकली आप एक मैप पास कर सकते हो। देन अलग अलग तरीके की चीज़ें, थोड़ा सा अगर आप यहाँ पढ़ोगे तो और समझ में आएगा। क्वेरी फॉर लिस्ट में अगर देखोगे तो बहुत अलग अलग चीज़ें, ये देखो। क्वेरी फॉर लिस्ट में सिंपल क्वेरी आप पास कर सकते हो। दैट मीन्स अगर आप यहाँ पे क्वेरी फॉर लिस्ट आपने लिखा और आपने सिंपल क्वेरी पास कर दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट ये रिटर्न क्या करेगा पता है, ये रिटर्न कर देगा लिस्ट ऑफ मैप। मतलब आपका जो डेटा है वो की वैल्यू पेयर के अंदर आ जाएगा इस तरह से, पूरा डेटा। बट हमें तो की वैल्यू पेयर चाहिए नहीं था, समझे मेरी बात। मतलब पूरा डेटा तो मिल जाएगा, मतलब आप जैसे 10 डेटा होगा तो पता क्या होगा, 10 के पास 10 की वैल्यू पेयर आपको मिल जाएंगे, 10 मैप मिल जाएंगे बेसिकली आपको। पहला मैप निकालोगे तो उसमें आईडी और आईडी की वैल्यू रखी होगी, टाइटल टाइटल की वैल्यू रखी होगी, डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन की वैल्यू रखी होगी। फिर दूसरा मैप निकालोगे तो उसके अंदर भी आईडी आईडी की वैल्यू रखी होगी, टाइटल टाइटल की वैल्यू रखी होगी, और मतलब ऐसे करके ऑब्जेक्ट्स हमारे होंगे। बट हमें ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, लिस्ट ऑफ कैटेगरीज चाहिए। सो हम यहाँ पे ये वाला नहीं यूज़ कर सकते, ये वाला क्वेरी फॉर लिस्ट नहीं यूज़ कर सकते, मतलब ये वाला। ठीक है, स्टैटिक क्वेरी हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ये वाला तरीका है, हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेरी फॉर लिस्ट यूज़ करके और अपना क्लास का टाइप पास कर दें। तो ये क्या करेगा, इट विल एग्जीक्यूट अ क्वेरी फॉर अ रिजल्ट लिस्ट गिवन अ स्टैटिक एसक्यूएल। मतलब ये हमें लिस्ट ऑफ टाइप दे देगा। मैं कहूँगा ये बढ़िया चीज़ है यार। हम लोग यहाँ का क्या कर सकते हैं, इसको कमेंट करो, और यहाँ पे अगर मैं यूज़ करूँ जेडीबीसी टेम्पलेट डॉट क्वेरी फॉर लिस्ट, और हम अपनी क्वेरी पास करें और यहाँ क्लास का टाइप पास कर दें। क्या पास कर दें, कैटेगरी डॉट क्लास। तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये देखो, इसने सेम ऑब्जेक्ट को सारी कैटेगरी लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करके हमें दे दिया। सो हम क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे यहीं पे, रिटर्न कर देंगे कैटेगरीज को। कितने लोग समझ गए मेरी बात। इसको एक लाइन में भी कर सकते थे, अलग अलग भी कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमने डॉक्यूमेंटेशन से ही देखी है, और आपको भी देखना है ऐसे ही, पढ़ना ऐसे ही जैसे मैं बता रहा हूँ। मतलब यहाँ पे आपको स्क्वेल पास करना है, एंड देन क्लास का टाइप, मतलब आपके ऑब्जेक्ट किस टाइप के हैं भाई, आया समझ में। तो ये हमें दे देगा सारा काम। अब हम क्या करते हैं, कुछ और भी एडवांस चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ 5 मिनट में। ठीक है सर, मैप में क्या गलती होगी वो भी तो ठीक है, वो भी ठीक है अक्षांश, वो भी ठीक है। हाँ वो भी ठीक है, बट हमारे पास जब ऑब्जेक्ट है कैटेगरी को स्टोर करने के लिए, सो वाई वाई वी स्टोर मैप, या वाई वी यूज़ मैप। मैप में तो हमें पता ही नहीं वो ऑब्जेक्ट किस टाइप का है। ठीक है, तो अगर आपके पास कैटेगरी का ऑब्जेक्ट नहीं होता, देन आप मैप यूज़ करते हैं। ऐसा में जैसे होता ना, हम लोग के पास अपनी गाड़ी नहीं होती घर में, तब तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, ऑटो यूज़ करते हैं, रिक्शा रिक्शा यूज़ करते हैं। लेकिन काम तो दोनों का एक ही है ना। अब आप घर में गाड़ी खड़ी की हो और बोल रहे हो, चलो भाई चलो सर, मैं मान लो आपके घर आया हूँ अक्षांश घूमने, चलो सर मैं आपको घुमा के लाता हूँ ऑटो से, और गाड़ी भैया खड़ी है BMW बाहर। समझ गए। हाँ नहीं, ऐसा नहीं करना है। कैटेगरी इज योर टाइप, जो आपके कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं तो उनको कैटेगरी के ऑब्जेक्ट में ही स्टोर करना है आपको। अभी आया समझ में। फिर आपको मैप नहीं यूज करना पे। बट अगर बाई चांस मैप या कैटेगरीज नहीं होता, या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आ रहा होता जो जिसका जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई नहीं है, तब आप मैप यूज करेंगे वहां पे। ये वाला तरीका अभी आया समझ में। ठीक है हाँ। अब कुछ और एडवांस चीजें बता देता हूं, आप समझिएगा। सिर्फ हम यही दो क्वेरी नहीं है, हमारे पास बहुत सारी हैं। जैसे हम यहाँ क्या कर सकते हैं, ऐसा भी तो हो सकता था कि सेलेक्ट क्वेरी में भी आपको कुछ कंडीशन लगानी पड़े। बस बात को समझना, मैं जैसे सिखा रहा हूँ वैसे सीखने की कोशिश करो भाई सब लोग। ऐसी चीज़ें बहुत कम मिलेंगी आपको, अदरवाइज करने के लिए तो मैं इसको चला दूँ, आपका ख़त्म कर दूँ कोर्स। बट ऐसा नहीं करेंगे, जो मैं समझा रहा हूँ वैसे सीखो। ऐसा भी तो हो सकता था कि हमारे पास यहाँ पे वेयर कंडीशन हो, कि हमें वही सारे रिजल्ट निकालने हैं, वेयर वेयर कैटेगरी टाइटल इज लाइक, या कैटेगरी
या ID इज इक्वल टू दिस, या ID इज ग्रेटर देन 10। समझ पा रहे हो मेरे? मतलब यहाँ पे वेर कंडीशन भी लग के और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लग सकता था, कुछ ऐसा। समझ में मेरी बात? तो उस केस में हमें तीनों चीज चाहिए होगी, एक तो क्वेरी भी चाहिए और टाइप भी चाहिए और साथ ही साथ में पैरामीटर भी चाहिए। सो इन दैट केस आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे दूसरे मेथड्स देखने होंगे, कुछ ऐसा क्वेरी फॉर लिस्ट। इसमें आप एसक्यूएल भी पास कर सकते हो और टाइप भी पास कर सकते हो, साथ ही साथ में अपने पैरामीटर्स को भी यहाँ पे पास कर सकते हो। आया समझ में? तो ये वाला मेथड हमारा ये काम करेगा। उसके बाद और भी चीज़ें हैं, अगर आपको सिर्फ एसक्यूएल चाहिए और ऑब्जेक्ट चाहिए या पैरामीटर चाहिए तो आप ये यूज़ करो। आया समझ में? मतलब आपको कैसा चाहिए वैसा यूज़ करो। अगर आपको एरे में ऑब्जेक्ट आपके आर्गुमेंट्स पास करने हैं तो एरे में आर्गुमेंट्स पास कर दो, ठीक है। अदरवाइज मतलब अलग अलग मेथड्स हैं अलग अलग काम के लिए। कुछ मेथड्स डेप्रिकेट हो चुके हैं, उनको नहीं यूज़ करना। डेप्रिकेट हो चुके हैं वो फ्यूचर में हो सकता है रिमूव कर दिए जाए, ठीक है, तो उनको फिर आप नहीं यूज़ करोगे। अगर आपको स्पेसिफिक मैप ही चाहिए तो आप क्वेरी फॉर मैप यूज़ कर लो, ठीक है। अगर आपको क्वेरी फॉर मैप चाहिए आर्गुमेंट और एसक्यूएल और आर्गुमेंट के साथ तो आप ये वाला यूज़ कर लो। समझ गए मेरी बात कि नहीं समझ गए सब लोग? बताओ भाई, इससे काम हो जाएगा ना। वो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सब लोग समझो, फिर इसका इसकी टेस्टिंग करते हैं, क्योंकि हम लोग ने कर लिया सारे सारे काम कर लिया, तो इसकी टेस्टिंग करते हैं तब। और एक एरर भी आ रही कहीं, आई थिंक हम लोगों ने हटा कॉमा लगा दिया था, हाँ ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं 5 मिनट में, फिर हम लोग क्या करते हैं इसकी टेस्टिंग करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। बात को समझना सब लोग। यहाँ पे जो हमें डेटा मिल रहा है, सपोज हमें डेटा मिल रहा है यहाँ पे, नीचे आ जाओ, डेटा हमें मिल रहा है इससे डेटा मिल रहा है, यहाँ पे ले लो डाल दो। अब मैं अब ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम समझाने जा रहा हूँ, तो सब लोग समझिएगा, बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। तो इसको थोड़ा सा इधर करो, ये दिख रहा सबको, इसको वाइट कर दो हल्का। यहाँ पे समझो, हमारा जो रिटर्न टाइप है वो क्या है, लिस्ट ऑफ कैटेगरीज। मतलब एक लिस्ट है, एक लिस्ट है और उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स आएंगे, किसके, कैटेगरीज के ऑब्जेक्ट आएंगे। सब लोग समझ समझ पाए मेरी बात? ना अभी आएंगे कैसे, और ये क्या कर रहा है, ये क्वेरी तो डेटाबेस के अंदर चला रहा है। मतलब डेटाबेस में कुछ ऐसे होंगी और यहाँ पे टेबल ऐसी होगी और टेबल के अंदर आईडी होगी, टाइटल होगा और डिस्क्रिप्शन होगा। तो जैसे आपने ये क्वेरी चलाई तो टेबल से तो सारा डेटा निकलेगा, सबसे ऐसा करके डेटा रखा होगा, तो सबसे पहला ये वाला रो निकलेगा। यहाँ पे जो आईडी होगा, टाइटल होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, आ जाएगा। फिर ये वाला रो जो होगा ना, इस रो का जो डेटा होगा वो कहीं नहीं कहीं ना कहीं कन्वर्ट होगा ना, मतलब कोई ना कोई लॉजिक चलेगा और वो एक ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा, ठीक है। वो एक कैटेगरी का ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा और यहाँ पे जो आईडी होगी और इसकी वैल्यू सेट की जाएगी। अगर यहाँ 13 होगा तो यहाँ पे 13 सेट किया जाएगा। टाइटल में सपोज ट्रेंडिंग होगा तो इसके टाइटल में ट्रेंडिंग डाला जाएगा। समझ में? डिस्क्रिप्शन में जो भी होगा वो डिस्क्रिप्शन में डाला जाएगा और ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा इस ऑब्जेक्ट को फिर उठा के यहाँ पे लिस्ट में ऐड किया जाएगा। कितने लोग समझे? दैट मीन्स देयर इज समथिंग, जो लॉजिक चल रहा होगा, जो क्या कर रहा होगा, जो मैप कर रहा होगा, मैप कर रहा होगा, मैप कर रहा होगा किसको, आपके टेबल की रोज को, टेबल की रोज को किसमें, आपके कैटेगरी के ऑब्जेक्ट्स में, ठीक है। डायरेक्टली ऑब्जेक्ट्स लिख दो, मैप कर रहा होगा कैटेगरी के या किसी भी के ऑब्जेक्ट के अंदर। कोई ना कोई लॉजिक चल रहा होगा ऑटोमेटिक, तभी क्या हो रहा होगा, आपके सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ से निकलते जा रहे हैं, वो मैप हो करके और आपके लिस्ट में ऐड होते जा रहे हैं, ऐड होते जा रहे हैं। कितने लोग समझ में मेरी बात? और ये सब ऑटोमेटिक हो रहा है, ये ऑटोमेटिक हो रहा है क्यों, और काम ये सही भी काम करेगा पता है कैसे, क्योंकि आपने जो क्लास के अंदर जो की लिया है और टेबल के अंदर जो की लिया है वो सेम लिया है। तो आईडी वाली आईडी के अंदर चली जाएगी, फिर टाइटल वाला या टाइटल वाली वैल्यू टाइटल के अंदर चली जाएगी, डिस्क्रिप्शन वाली वैल्यू डिस्क्रिप्शन के अंदर चली जाएगी। ये ऑटोमेटिक हो रहा होगा क्योंकि आपने ये सबसे सेम ली है, क्लास के अंदर भी प्रॉपर्टी सेम ली है और टेबल के अंदर भी प्रॉपर्टी आपने सेम ली है। आया समझ में मेरी बात? लेकिन कभी ऐसा भी तो हो सकता है, कैसा, कि आपने यहां पे ले लिया हो कैटेगरी आईडी और यहां पे ले लिया हो सिर्फ आईडी। आया समझ में? इन दिस केस ये ऑटोमेटिक नहीं होगा। आया समझ में मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं? अगर आपने
क्लास में प्रॉपर्टी का नाम अलग ले रखा है, कैटेगरी का नाम और टेबल के अंदर प्रॉपर्टी का नाम अलग ले रखा है। सो इन दिस केस मैपिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी, और वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू राइट आवर ओन लॉजिक। हमें खुद से ये लॉजिक लिखना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कि जो इधर से आईडी आ रही है वो ऑब्जेक्ट के कैटेगरी आईडी से मैप हो, कैटेगरी आईडी से मैप हो। कितने लोग समझ पाए मेरी बात? तो ये हमें लॉजिक खुद से लिखना पड़ेगा, वी हैव टू राइट मैनुअल लॉजिक, मैनुअल लॉजिक, ये इस मैपिंग का। समझ गया मेरी बात? मैप करना पड़ जाए, यस चांस खुद से मैप करना पड़ जाएगा। तो अभी ऑटोमेटिक हो रहा था, लेकिन अब हमें खुद से करना पड़ जाएगा, और वही हमें सीखना है कि कैसे करेंगे। ठीक है, वही हमें सीखना है कैसे करेंगे ना। ना हमें लॉजिक लिखना है, मैं बताता हूँ कैसे। समझो मेरी बात, समझो, समझोगे तो सब समझो। ये जो मैपिंग है, ये मैपिंग पता है किसकी हेल्प से हो रहा है? ये मैपिंग हो रहा है रो मैपर से, रो मैपर से, रो मैपर से। इट इज अ इंटरफेस, और इसी की हेल्प से ये मैपिंग हो रही है। इसका नाम रो मैपर क्यों है? क्योंकि देखो हर एक रो मैप हो रहे हैं, ये सिंगल रो है, इस रो को मैप किया जा रहा है एक ऑब्जेक्ट के अंदर। समझ पाए मेरी बात? इसीलिए इसका नाम है रो मैपर, और आप लॉजिक लिखोगे रो मैपर की हेल्प से। मतलब है क्या बेसिकली, रो मैपर की एक आप इंप्लीमेंटेशन दे दो और लॉजिक लिख दो और उसको यूज कर लो, बस वो लॉजिक अपने आप से चल जाएगा। कह सकते हैं कि हम एक लॉजिक अलग से लिख के रखेंगे, ठीक है, एक लॉजिक हम अलग से लिख के रखेंगे, अपनी मैपिंग लॉजिक जिसको बोलेंगे, अपनी मैपिंग लॉजिक। मैपिंग लॉजिक मतलब अपनी रो को ऑब्जेक्ट के अंदर मैप करने का लॉजिक लिख के रखेंगे। किसकी हेल्प से? रो मैपर की हेल्प से, रो मैपर की हेल्प से। और जब जरूरत पड़ी तो हम इसको ऑब्जेक्ट को यूज कर लेंगे। मतलब सपोज जेडीबीसी टेम्पलेट को चाहिएगा, जेडीबीसी टेम्पलेट को चाहिए एक मैपर, जेडीबीसी टेम्पलेट को एक मैपर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जेडीबीसी टेम्पलेट को अगर एक मैपर चाहिए तो हम कहेंगे भैया मेरा वाला मैपर यूज़ करो, अपना वाला मत यूज़ करना। वो हमारा वाला मैपर यूज़ करेगा, और यहाँ जो आप लॉजिक होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। आया समझ? सिंपल, मैं दिखाता हूँ आपको, टेंशन ना लो। ठीक है, वी विल राइट अवर ओन लॉजिक टू मैप। चलो हम अज्यूम करते हैं कि हमारी प्रॉपर्टीज अलग है। हाँ, हम अज्यूम करते हैं कि हमारे जो टेबल्स हैं, अज्यूम करते हैं कि हमारी टेबल्स हैं, इन ये कीज अलग अलग हैं, कॉलम्स। तो हम क्या करेंगे, वी विल गो हियर एंड यहाँ पे हम एक पैकेज बना लेंगे हेल्पर्स का, और इस हेल्पर में जाएंगे, हेल्पर हेल्पर है मतलब दिस पैकेज इज एक्चुअली हेल्पिंग, या यूटिल दे दो, यूटिल्स, मतलब इसमें यूटिलिटी क्लासेस होंगी कुछ, और एक क्लास बनाएंगे दैट इज अ, हम बनाएंगे कैटेगरी रो मैपर। और हमारे पास जो रो मैपर है वो एक इंटरफेस है, तो हम इंप्लीमेंट करेंगे रो मैपर। और हम यहाँ पे बताएंगे अपना टाइप कि हम यूज करेंगे एक्चुअली कैटेगरी ऑब्जेक्ट, और ये हमें देगा एक मैथड। यस, आई थिंक ये रो मैपर हम लोग ने गलत यूज कर लिया क्या? हाँ मुझे लग रहा है यस। तो ट्री से नहीं आ रहा होगा, सॉरी। ये जो रो मैपर है वो हमारा आ रहा होगा कहाँ से पता है? फिर से डालो जरा। हाँ यस, org.springframework.jdbc.core से आ रहा है। और यहाँ भी हम बताएंगे कि हम यूज़ कर रहे हैं कैटेगरी ऑब्जेक्ट, और यस ये मैथड है। तो इंटरफेस मैंने सिखाया था, तो मैंने बताया था, याद करो, कि जब भी हम किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम उसके मैथड को ओवरराइड करते हैं। तो ये है मैथड जिसका नाम है मैप रो। याद है मैप रो? तो हमने यहाँ पे मैप रो कॉल कर लिया। अब ये क्या कर रहा है, ये हमें आर एस दे रहा है, मतलब रिजल्ट सेट दे रहा है। इसमें एक्चुअली टेबल वाला डेटा है, और हमें रिटर्न करना है कैटेगरी। तो इस टेबल को बदलना पड़ेगा कैटेगरी के अंदर। तो हम अब खुद से लिखेंगे, इस टेबल से या इस टेबल के डेटा से निकालेंगे एक एक कॉलम और उसको कैटेगरी के ऑब्जेक्ट में डालेंगे। देखो कैसे, बस देखते जाओ। हम एक ऑब्जेक्ट ब्लैंक बना लेंगे, न्यू कैटेगरी, और हम सबसे पहले डालेंगे क्या, कैटेगरी डॉट सेट आईडी। अब यहाँ पे हमें टेबल से डेटा निकालना है, तो हम लिखेंगे आर एस डॉट गेट आईडी, तो इंटीजर होगा ना, तो हम कहेंगे गेट इंटीजर, और हम यहाँ लिख देंगे कॉलम का नाम, टेबल के कॉलम का नाम। तो आईडी सेट हो जाएगा आपके कैटेगरी के अंदर। फिर हम लिखेंगे कैटेगरी डॉट सेट टाइटल, और फिर हम कहेंगे टेबल से हमें निकालना है, मतलब आर एस से निकालना है, आर एस डॉट गेट, और आईडी टाइटल स्ट्रिंग होगा तो हम लिखेंगे यहाँ स्ट्रिंग, और हम यहाँ पे पास कर देंगे कॉलम का लेवल। ठीक है, फिर कैटेगरी डॉट सेट डिस्क्रिप्शन, और हम यहाँ पे पास करेंगे आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग, ये भी होगा, और यहाँ पे पास कर देंगे डिस्क्रिप्शन, बस। और ये वाला कैटेगरी अब यहाँ से हम लोग रिटर्न कर देंगे। वाह,
समझ पाए मेरी बात? तो ये बेसिकली लॉजिक हम लोगों ने कस्टम लॉजिक लिख दिया है और हम लोगों ने निकाला है अपने रिजल्ट सेट से, मतलब बेसिकली टेबल से डेटा निकाला है और कैटेगरी के अंदर सेट कर दिया और इस कैटेगरी को वहाँ से रिटर्न कर दिया। तो कभी भी आप इस रो मैपर को यूज करोगे तो वो यही लॉजिक लगाएगा टू मैप। सर ये 3 लाइन नहीं होंगे क्या? सर ये 3 लाइन समझाना, कौन सी 3 लाइन, कौन सी 3 लाइन कैसे सेट हो रही है ये कैसे, ये 3 लाइन ये वाली 3 लाइन, ये वाला तो मैंने ये वाला समझा दिया। इट इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ कैटेगरी और अभी इसके अंदर ब्लैंक वैल्यूज हैं, मतलब आईडी में ब्लैंक है, आईडी में 0 है, टाइटल में नल है और डिस्क्रिप्शन में नल है। अब इसके अंदर हमें यहाँ पे स्टेप हमें क्या करना है, हमें टेबल से डेटा निकालना है, निकालना है, निकालना है, निकालना है और कैटेगरी में सेट करना है, कैटेगरी में सेट करना है। इतना समझे? तो हम एक एक करके निकालेंगे ना टेबल से, और टेबल वाला, टेबल को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, टेबल को ये रिजल्ट सेट रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब टेबल के अंदर से जो डेटा आ रहा है वो यहां से आ रहा है। अभी आया समझ में? टेबल का डेटा यहां से आ रहा है। तो हम सबसे पहले ये वाली लाइन पता क्या कर रही है, ये वाली लाइन आपके RS से गेट इंटीजर कर रही है, मतलब उस टेबल से इंटीजर वैल्यू निकाल रही है। अभी आप एक रो की बात करो क्योंकि रो मैपर सिर्फ सिंगल रो के लिए है, तो आप एक रो की बात करो। तो हमने कहा RS डॉट गेट इंटीजर और हमने आईडी अपने कॉलम का नाम पास कर दिया, तो वो सिंगल रो में जो भी आईडी वाला कॉलम होगा वो आ जाएगा यहाँ पे, उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। आया समझ में? और फिर वही जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके कैटेगरी के आईडी में सेट हो जाएगी इस वाले मेथड से। इतना समझे तो लोग? सेम नीचे देखो, सेम नीचे देखो, RS डॉट गेट स्ट्रिंग टाइटल, मतलब हमने RS मतलब अपने टेबल का जो रो था उससे हमने कॉल कर लिया गेट स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग निकाल लिया, और स्ट्रिंग कौन सा वाला, टाइटल वाला, तो हमने यहाँ पे टाइटल पास कर दिया। आया समझ में? अब टाइटल पास किया, हमारा काम हो गया। डिस्क्रिप्शन भी इसी तरह कर लिया, डिस्क्रिप्शन अपने टेबल से निकाल लिया और डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। अभी आया समझ में? और फिर कैटेगरी को रिटर्न कर दिया। इसका सिंपल मतलब होता है कि दिस इज एक्चुअली अ लॉजिक, दिस इज एक्चुअली अ लॉजिक टू कन्वर्ट कन्वर्ट टेबल रो टू कैटेगरी ऑब्जेक्ट। अब एक बात बताओ भाई आप लोग, एक बात बताओ, समझ में तो आ गया अक्षांश? एक बात बताओ आप लोग, अगर यहाँ पे कोर्स होता तो कोर्स के लिए कर लोगे, जैसे कैटेगरी वैसे कोर्स। एम्प्लॉय होता तो एम्प्लॉय के लिए कर लोगे, यहाँ पे एम्प्लॉय हो जाता तो एम्प्लॉय मैपर बन जाता, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता ना यहाँ पे। तो ये चीज आपको समझनी है, ठीक है? बहुत इजीली कर लोगे। अब इसका यूज कैसे करेंगे सर? सर ज्वाइनिंग टेबल में कैसे करेंगे, टेंशन मत लो, ज्वाइनिंग टेबल में आपको बता दूंगा कैसे करना है, अभी टेंशन मत लो, इससे बहुत आसान आसान तरीके हैं। रो मैपर क्या कर रहा है ये समझे आप? रो मैपर एग्जैक्टली व्हाट एग्जैक्टली रो मैपर इज डूइंग। रो मैपर के लिए फिर जो डेटा आ रहा होगा या जो ज्वाइन कर रहे होगे ना, जो डेटा आ रहा होगा उस डेटा को, हाँ, नहीं छोड़ो मत, छोड़ो मत, बता रहा हूँ अक्षांश। अगर जैसे ज्वाइनिंग में 10 डेटा आ रहा है, दो टेबल को ज्वाइन करके 10 डेटा आ रहा है, तो 10 के लिए पहले यहाँ पे क्लास बना लेना। जैसे कैटेगरी कोर्स को ज्वाइन कर रहे हो, 10 डेटा मिल रहा है तो कैटेगरी कोर्स करके एक क्लास बना लो, और फिर जो वहां से डेटा आ रहा है उस कैटेगरी कोर्स वाले क्लास, नए वाले क्लास को यूज करो यहाँ पे, जो एक रो को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको यहाँ पे यूज करना है। तो अभी जो हमारा डेटा सेलेक्ट हो रहा है वो रिप्रेजेंट किया जा रहा है कैटेगरी से, इसलिए कैटेगरी काम हो रहा है। हो सकता है 10 15 20 कॉलम अगर मिला के आ रहे होंगे तो हमें कॉलम से मतलब क्या, हमें एक रो से मतलब है ना, वो किसी हजारों टेबल से आ रहा है, हमें क्या मतलब, ज्वाइन हो चाहे जो हो। समझे सौरभ? मतलब हमें तो रो से मतलब है ना, 20 टेबल को ज्वाइन करके किसी ने डेटा भेज दिया, तो हमें एक सिंगल रो से मतलब है। उस रो का डेटा किस क्लास के अंदर डाल सकते हैं, उस क्लास का ऑब्जेक्ट यहां बना लेंगे, और अगर क्लास नहीं तो क्लास बना लेंगे, और फिर उस रो को उस क्लास के अंदर मैप कर देंगे। आया समझ में? क्लास तो हमारे पास है, बना सकते हैं ना, हमारे पास पावर है। जैसे भगवान के पास पावर है इंसान बनाने का, वो जो मर्जी जिस टाइप की मर्जी जिस टाइप का इंसान बना सकते हैं, वैसे यहाँ पे तो हम डेवलपर है ना, यहाँ इसके तो हम ही भगवान हैं। हम एक क्लास बनाए, 10 बनाए, 15 बनाए, 20 बनाए। हाँ यस अक्षांश, जिस हिसाब से डेटा आपको मिल रहा है उस हिसाब से आपके पास क्लास होगी। चलो अब फटाफट फिनिश करते हैं। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे, इसको यूज़ कैसे करेंगे पता है? ये रो मैपर आपका बनकर रेडी है। अब आप क्या कर सकते हो, अगर अब आप यहाँ पे क्लासेस, यहाँ पे मेथड्स देखोगे ना भाई लोग, तो यहाँ पे आपको रो मैपर भी दिखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल
अगर मैं आपको दिखाऊं, क्वेरी फॉर लिस्ट है ना, क्वेरी फॉर लिस्ट में आओ 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 तो देखोगे नीचे कहीं ना कहीं रो मैपर भी पास कर सकते हो आप, है कहीं? क्वेरी फॉर लिस्ट में रो मैपर नहीं है क्या? अगर क्वेरी फॉर लिस्ट में नहीं है तो अगर आपको इसमें नहीं मिलेगा तो आपको क्वेरी में मिलेगा आई थिंक। देखो, यस यहाँ पे देखो, यस यहाँ क्वेरी, ये वाला मेथड कॉल करो, आप एसक्यूएल पास कर सकते हो अपना, और सबसे इंटरेस्टिंग है यहाँ पे आप अपना रो मैपर भी पास कर सकते हो। वाओ, इसका मतलब है अब जब ये क्वेरी चलेगी तो आपका रो मैपर वाला लॉजिक चलेगा इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द सिंगल रो इनटू ऑब्जेक्ट। आया समझ में? हाँ, तो ये मेथड उसी हिसाब से यूज करना है। मेथड समझ लो एक टूल है, जब टूल चलाओगे तो टूल टूल जो जो जरूरत होगी वो चाहिए। जैसे आपने गाड़ी खरीदी, कल आप लेके आ गए टाटा नेक्सॉन नई पेट्रोल वर्जन, तो पेट्रोल भी तो चाहिए होगा। नेक्सॉन लेके गाड़ी पे घर पे खड़ी कर दोगे, पेट्रोल नहीं डलवाओगे तो चलेगी? बताओ भाई आप। ठीक है, तो यहां भी ये सोचो, जब आप ये क्वेरी मेथड फायर करोगे ये वाला, तो इसको दो चीज चाहिए। ये समझ लो टाटा निक्सॉन है आपकी, इसको एक एसक्यूएल क्वेरी चाहिए और एक रो मैपर चाहिए, और इसीलिए हमने रो मैपर बनाया है। तो जब ये चलेगा, इसका मतलब इसको क्वेरी देनी पड़ेगी, रो मैपर देना पड़ेगा, और आर्गुमेंट्स अगर हैं तो देने होंगे, तब हम क्या कर पाएंगे, इस वाले मेथड का यूज कर पाएंगे। तो कहीं भी अब आप रो मैपर यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट किया था, तो दिखाऊं क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट में भी आप रो मैपर कहीं मुझे दिखा था। सो कैन वी यूज क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट, क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट, ये देखो क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट में भी आप क्या कर सकते हो, एसक्यूएल क्वेरी के साथ साथ आप अ, अपने आर्गुमेंट्स पास कर दो, और आर्गुमेंट के साथ साथ आप यहाँ पे रो मैपर भी यूज कर सकते हो। ये देखो यहाँ भी क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट्स में भी अपना लॉजिक चलाने के लिए अपना रो मैपर यूज कर सकते हो। हाँ डेप्रिकेट, अरे भाई विवेक, डेप्रिकेटेड ये वाला तो है, ये वाला तो नहीं है। ये वाला डेप्रिकेटेड है, ये वाला तो नहीं है। हमने तो डेप्रिकेट कुछ किया जाता है, कुछ नई चीजें भी डाली जाती है। चलो यूज करके दिखाता हूँ, फिर टेस्ट करते हैं मेथड को, ठीक है? फिर फिनिश करते हैं क्लास को। तो आ जाओ, पहला वाला तरीका तो सीख गए हो ना आप लोग, ये वाला तरीका सीख गए हो, ये वाला तरीका सीख गए हो। अब यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, जहाँ पे आप सेलेक्ट कर रहे थे ना, वेयर वी आर सेलेक्टिंग, यस यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे थे। अब हम ये ना करके हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल जेडीबीसी टेम्पलेट डॉट क्वेरी यूज़ करेंगे, और क्वेरी में अपनी एसक्यूएल क्वेरी डालेंगे, यस, और यहाँ पे पास करेंगे न्यू कैटेगरी रो मैपर। देखो भाई, सेम रिजल्ट मिलेगा, सेम कैटेगरीज, कैटेगरीज डेटा आपको रिजल्ट सेम मिल रहा होगा, रिजल्ट में कोई भी चेंजेस नहीं है। बस हमने अपना खुद का रो मैपर पास किया, दैट इज अ कैटेगरी रो मैपर। तो ये लॉजिक चलेगा जब भी, अब आपके रोज, जब ये मेथड कॉल होगा और जब भी रोज कन्वर्ट होंगे आपके ऑब्जेक्ट्स के अंदर, तो ये लॉजिक आपका एग्जीक्यूट होगा, ये वाला लॉजिक। ठीक है, सेम आप यहां भी पास कर सकते थे जब आपने सेलेक्ट किया था ना यहाँ पे। तो यहाँ भी मैं आपको दिखा देता हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो। और रिटर्न जेडीबीसी टेम्पलेट डॉट क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट, क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट, यहाँ पे देखो क्या क्या था यार, यस ये रहा रो मैपर। तो अपनी एसक्यूएल क्वेरी पास कर सकते हैं और रो मैपर पास कर सकते हैं, न्यू कैटेगरी रो मैपर, फिर कॉमा ऑब्जेक्ट, आई थिंक इसमें वैल्यू भी पास कर सकते हैं, कैटेगरी ऑब्जेक्ट। देखो कॉमा लगा, यस। तो हमने कौन सा मेथड यूज़ किया पता है, आ जाओ यहाँ पे देखो, क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट में ये वाला यूज़ किया है, एसक्यूएल पास किया, देन रो मैपर पास किया, और देन ऑब्जेक्ट पास। अच्छा, कितने लोग को लग रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन से आसान हो जा रही चीज़ें, हमें याद नहीं करना पड़ रहा है कुछ? हाँ, डॉक्यूमेंटेशन से आसान हो जा रही है ना, हमें कुछ याद नहीं करना पड़ रहा है भाई, सब चीज़ समझ समझ के यूज़ कर ले रहे हैं, समझ समझ के यूज़ कर ले रहे हैं। और इसके अच्छा, और हमारी नॉलेज भी लिमिटेड नहीं रह रही है, नॉलेज भी लिमिटेड इसलिए नहीं रही है क्योंकि हम, हो सकता है हमने 10 मेथड आपको सिखाए, 11 12 15 तो आप ही कर लोगे ना यहाँ से, हो सकता है ये भी आप सीख लो, ये भी सीख लो। तो हम, हमारी चीज़ें भी तो लिमिटेड नहीं रह रही है। और जब फ्यूचर में अपडेट होगा तो यहीं पे अपडेट होगा, कुछ अपडेटेड भी रहोगे आप हमेशा। मान लो 2 4 महीना बाद आप फिर यहाँ पे आए, तो हो सकता है ये डेप्रिकेटेड अभी है, ये वाला डेप्रिकेट हो जाए, तो आप समझ जाओगे अच्छा सर कर रहे थे तो ये डेप्रिकेटेड 2 ही था, अब ये 3 हो गया। ठीक है, तो कभी भी आपकी टेक्नोलॉजी पुरानी नहीं होगी। दूसरी चीज, रटना नहीं पड़ेगा, आप कभी भी डॉक्यूमेंटेशन से सीख जाओगे, कोई नई चीज सीखनी होगी तब भी सीख जाओगे। ठीक है, चलो तो अब हम इसको
क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो एक काम करते हैं, इसमें हम लोगों ने रो मैपर यूज़ किया, इसमें हम लोग रो मैपर नहीं यूज़ करते हैं, इसमें मैंने बता दिया है, इसमें हम पुराना वाला ही तरीका यूज़ करेंगे। तो अब हम लोग टेस्ट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट करने के लिए वी हैव टू यूज़ दिस कैटेगरी डाउ। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कहाँ यूज़ करते हैं पता है? टेस्ट करने के लिए हम अपने मेन मेथड के अंदर कॉल कर सकते हैं सबको, ठीक है। मेन मेथड के अंदर कॉल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोलर वगैरह तो है नहीं कोई। अगर मैं रन करूँ तो डायरेक्टली हमारा एप्लीकेशन चल जा रहा है, ठीक है। कुछ एरर भी आ रही है, देखो एक चीज़ एरर आ रही है, ज़रा देख लो। कैटेगरी डाउ इन्वोकेशन कुछ, हाँ ये देखो कैटेगरी डाउ का ये इनिट वाला फेल्ड हो गया कुछ। अब क्यों फेल हुआ देखो, बता रहा होगा मतलब। अब ऐसी बात देखो, हुआ क्या होगा, जब आपने अपना एप्लीकेशन चलाया तो बीन आपकी बनी होगी, ये बीन बनी होगी, और जैसे बीन बनी होगी इनिट वाला मेथड चला होगा इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है। और आई थिंक ये क्रिएट करने में या कुछ भी दिक्कत हो गई, आपकी क्रिएट वाली क्वेरी नहीं चल पाई है, देखो क्यों, ये देखो कुछ क्वेरी में आपने गलत लिख दिया है। क्या गलत लिख दिया देखो, क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट कैटेगरीज, कहीं पे आपने सिंटेक्स वगैरह तो गलत नहीं लिख दिया। आईडी आपने पास की है, इंटीजर पास किया, प्राइमरी की पास किया, फिर टाइटल आपने पास किया, वेर कैर 100 पास किया, नॉट टल पास किया, डिस्क्रिप्शन पास किया, वेर कैर पास किया 500। एक आई थिंक हम लोगों ने ब्रैकेट नहीं लिखा था, आया समझ में। फिर आप रन करो एवल सी, तो कभी भी गलत हो जाए तो आप एरर को पढ़िए भाई, एंड आप देखोगे यस टेबल क्रिएटेड, आया समझ में। तो ऑब्जेक्ट उसका रेडी हुआ होगा, टेबल क्रिएटेड, आप डेटाबेस में आओगे, आपने एक बार चेक करोगे, यहाँ पे रिफ्रेश कर लो इसको, और आपको यहाँ पे कैटेगरीज नाम से एक टेबल मिल जाएगी, ये देखो, इसके अंदर टाइटल, डिस्क्रिप्शन और आईडी होगा। फिर से आप रन करोगे, कोई दिक्कत नहीं, ये टेबल बार बार क्रिएट नहीं होगी, पता क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने स्टेटमेंट क्या यूज़ किया है, क्रिएट टेबल इफ़ नॉट एग्जिस्ट, अगर नहीं है तभी बनेगी। जितनी बार रन करोगे ऐसा नहीं हर बार टेबल बनेगी। अब टेस्ट करते हैं, तो टेस्ट करने के लिए हमारे पास अलग अलग जगह हैं, देखो क्योंकि ये वेब तो है नहीं, वेब होता तो कंट्रोलर के अंदर कॉल कर लेते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने मेन मेथड में लिख सकते हैं, मतलब हम अपने कैटेगरी डाउ को, अपने कैटेगरी डाउ को यहाँ पे हम लोग इंजेक्ट कर सकते हैं, और इंजेक्ट करने के बाद अपने मेन मेथड के अंदर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बट एक प्रॉब्लम है, अगर सिंपल, हाँ सुनो 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 सुनो, एक प्रॉब्लम पता क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अगर सिंपल सबने जावा सीखी है, प्रॉब्लम जावा में ये होती है कि हम एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल को एक स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर नहीं यूज़ कर सकते, मतलब एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल को स्टैटिक के अंदर नहीं यूज़ कर सकते कभी भी। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो हम यहाँ डायरेक्टली नहीं कॉल कर पाएंगे, समझे मेरी बात। तो इसका मतलब यहाँ पे हम कैटेगरी डाउन नहीं यूज़ कर सकते, काम तो कर सकते थे बट कैटेगरी डाउन नहीं यूज़ कर सकते। तो उसके लिए हमें स्प्रिंग क्या करता है, एक कह सकते हो इनिशियलाइजर मैथड देता है, हमें एक इंटरफेस मिलता है, इम्प्लीमेंट कमांड लाइन रनर, कमांड कमांड लाइन रनर, और ये हमें दे देगा एक रन मैथड, ये ठीक है। और ये नॉन स्टैटिक मैथड है, ठीक है। यस इट इज नॉन स्टैटिक मैथड। अब ये होगा क्या, होगा कुछ नहीं, जैसे आपका एप्लीकेशन चलेगा कमांड लाइन रनर भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, बस इतना ही काम होगा, ठीक है। एप्लीकेशन स्टार्टेड, एप्लीकेशन स्टार्टेड। आप कहोगे सर ये क्यों कर रहे हो, मैं ये इसलिए कर रहा हूँ सो दैट हम अपने कैटेगरी डाउ को यहाँ पे यूज़ कर पाएँ, क्योंकि ये नॉन स्टैटिक मैथड है और ये स्टैटिक है, स्टैटिक के अंदर हम नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। तो देखो ये देखो एप्लीकेशन स्टार्टेड, इसका मतलब हम यहाँ पे अपने कैटेगरी डाउ को यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स यूज़, सबसे पहले हम कैटेगरी क्रिएट करते हैं। तो हम यहाँ पे कैटेगरी क्रिएट करने जा रहे हैं, कैटेगरी क्रिएट करने जा रहे हैं, ठीक है। हम कहेंगे एक नई कैटेगरी बनाते हैं, और कैटेगरी डॉट सेट आईडी, पहले आईडी सेट करो, सेट आईडी, आईडी डाल दो इसमें 101, फिर कैटेगरी डॉट सेट टाइटल डाल दो, टाइटल डाल दो ट्रेंडिंग, कैटेगरी डॉट सेट डिस्क्रिप्शन, दिस इज ट्रेंडिंग कैटेगरी। और फिर हम क्या करेंगे, अपने डाउ का मेथड यूज करेंगे टू सेव दिस कैटेगरी, और ये हमें रिटर्न कर देगा अपनी ओरिजिनल कैटेगरी, ठीक है, सेव्ड कैटेगरी, सेव कैटेगरी, अगर सब चीज़ सही रहा तो। और फिर हम प्रिंट कर सकते हैं, हम कहेंगे जो कैटेगरी क्रिएट हुई है, लिखूंगा कैटेगरी क्रिएटेड विद आईडी, और आईडी यहाँ पे डाल देंगे जो भी कैटेगरी आई है, सेव्ड कैटेगरी डॉट गेट आईडी, ठीक है। अब रन करें, लेट्स सी। तो हम रन करते हैं, और आप यहाँ पे देखो तो एप्लीकेशन स्टार्टेड, फिर आया वन अफेक्टेड, रो अफेक्टेड बेसिकली, तो एक रो इफेक्ट हुआ है इसलिए वन रो अफेक्टेड आया, और कैटेगरी क्रिएटेड
विद आईडी 101। इसका मतलब कैटेगरी क्रिएट हो गई। अब इस वाले कोड से हमें कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए कोड लिख रहे हैं। इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर फ्यूचर में कहीं भी हम इस ऑब्जेक्ट के साथ काम कर रहे हैं सेव, तो सेव हमारा सही काम कर रहा है। आया समझ में? तो इस कोड से हम कोई भी मतलब नहीं रख रहे हैं। पक्का ना? समझ गया ना सब लोग मेरी बात? अब अगर हम आते हैं यहाँ पे डेटाबेस में, अगर इसको रिफ्रेश करते हैं, एक कैटेगरी यहाँ पे आपको दिखनी चाहिए। तो रिफ्रेश करने के लिए ये वाला कोड चलाओ, ये देखो, देखा 101 ट्रेंडिंग टाइटल में, दिस इज ट्रेंडिंग कैटेगरी। समझ गया ना? अब एक और कैटेगरी क्रिएट करनी है तो ऑब्जेक्ट चेंज कर दो। दिस इज सपोज लिख देते हैं लाइव बैचेस, लाइव बैचेस, लाइव बैचेस की कैटेगरी है ऑन, दिस इज लाइव बैच कैटेगरी। आप देखोगे एक और कैटेगरी क्रिएट हो जाएगी हमारी। यस, ये देखो एक रो और इफेक्ट हो गया, कैटेगरी क्रिएटेड विद आईडी 102। एक बार मैं यहाँ पे देखते हैं। यस, सही, मतलब ये वाला मेथड सही काम कर रहा है। मुझे लगता है अभी इस मेथड को यूज़ नहीं करना है, तो हम इसको कमेंट कर देते हैं। समझ गए सब लोग? पक्का? पक्का? अब हम देखते हैं गेट करके सारी कैटेगरी मिल रही है कि नहीं मिल रही। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कैटेगरी डाउ डॉट गेट ऑल। जैसे आप गेट ऑल करोगे यू विल गेट द लिस्ट ऑफ कैटेगरीज। ये हमारी सारी कैटेगरीज, कैटेगरी लिस्ट। और फिर हम एक एक करके प्रिंट करेंगे। सबको प्रिंट करना आता ना? देखो कैटेगरी लिस्ट डॉट हम लगाएंगे फॉर ईच, याद करो, लैम्डा यस। और एक एक कैटेगरी मिलेगी और हम क्या करेंगे, एक एक कैटेगरी का सिर्फ प्रिंट करूंगा मैं, कैटेगरी डॉट टाइटल। सिर्फ टाइटल प्रिंट कर दूंगा, पता चल जाएगा कैटेगरी सही मिल रही है। ठीक है, लेट्स रन। कुछ एरर आ रही है, देखो कुछ एरर आ गई, दैट मीन्स गलत है। देखो कहीं गलत हो गया सेलेक्ट वगैरह में, देखो यू हैव एन एरर इन योर एसक्यूएल। तो एसक्यूएल ग्रामर में एरर है, क्वेश्चन मार्क वगैरह कुछ गलत हो गया। तो टेंशन नहीं लेना, वापस चलना है यहाँ पे एंड चेक करना है। देखो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कैटेगरीज वेयर आईडी, कुछ गलत है, क्या गलत है भाई? हम्म सर ये हटाओ ना। अच्छा, ऑल ऑल वाला है कुछ, ऑल वाले में ओके, समझ गया ना? यस, ये तो ऑल वाली क्वेरी है, तो वेयर क्यों लगा दिया था मैंने? क्यों भाई, ऐसा गलती, मतलब ऐसा ब्लंडर क्यों कर दिया था हमने? ये देखो, ठीक है, एप्लीकेशन स्टार्टेड ट्रेंडिंग लाइव बैचेस, दैट मीन्स ये भी हमारा परफेक्ट काम कर रहा है। ठीक है, अगर आपको सपोज आईडी भी चाहिए थी तो आप टैब स्पेस मारो, कैटेगरी डॉट गेट आईडी, सो साथ ही साथ में आपको आईडी मिलेगी। ये देखो 101 102, मतलब परफेक्टली काम कर रहा है। सेम आप क्या कर सकते हो, सिंगल को गेट कर सकते हो। एक बार मैं दिखा देता हूँ, अगर आपको आप भरोसा नहीं है, अब सारे काम सही कर रहे हैं। ठीक है, सो अगर आपको यहाँ पे डाउ डॉट गेट करना है 101 वाला, तो आपको 101 वाली मिल जाएगी, कैटेगरी डॉट गेट टाइटल 101 वाली कैटेगरी आपको मिल जाएगी यहाँ पे। ये विल सी, कुछ इसमें भी दिक्कत आ गई आई थिंक। तो टेस्ट हम लोग इसी कर रहे हैं। इनकरेक्ट कॉलम काउंट, एक्सपेक्टेड 1 एक्चुअल 3, कुछ आ रहा है गड़बड़। यहाँ पे आ रही क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट। एक काम करते हैं, नीचे वाला यूज़ कर लेते हैं अभी, फिर बाद में देखेंगे। हाँ, रो मैपर वाला यूज़ करते हैं हम, लेट्स ट्राई। यस, यस, ट्रेंडिंग आ रहा है। ठीक है, तो 101 के लिए ट्रेंडिंग, अगर 102 करोगे, यस, लाइव बैचेस मिल रहा है। ठीक है, हाँ ठीक है, वो देख लेंगे अभी, एरर एरर पे भी नहीं गए, हमारे पास दूसरा ऑप्शन था तो हमने दूसरा यूज़ कर लिया अक्षांश। ठीक है, हमारे पास ये वाला ऑप्शन था ना रो मैपर वाला, तो हमने यूज़ कर लिया। वो देख लेंगे क्या गलत है। सो डिलीट करके देख लेते हैं, डिलीट वाला मेथड भी हमारा चल रहा होगा। ये 102 को डिलीट करके देख लेते हैं, सारे मेथड्स हमारे हो जाएंगे। ठीक है, डाउ डॉट डिलीट, और हम यहाँ 102 को डिलीट कर देते हैं एंड लेट्स सी। तो डिलीट में कोई मैसेज नहीं दिया मैंने शायद, हाँ मैसेज नहीं दिया, बट डिलीट होना चाहिए। यहाँ पे आ जाते हैं, हाँ यस देखो जा चुका है, तो डिलीट हो चुका है। प्लीज़ सोर्स कोड दे दीजिएगा। अच्छा, सोर्स कोड अभी कमिट तो मैं कर देता हूँ, गिटहब पे देख लेना, मैं दे दूंगा ऑप्शंस। ठीक है, तो सारे मेथड हमारे परफेक्टली काम कर रहे हैं। ठीक है, हमारे सारे मेथड इस पर परफेक्टली काम कर रहे हैं। सेव
अपडेट वाला चेक नहीं किया बट काम ये भी करेगा। गेट ऑल, गेट, डिलीट, सब काम कर रहे हैं, ठीक है। सो स्प्रिंग जेडीबीसी में इतनी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मैं स्टार्टिंग में कल बता दूंगा, मतलब बेसिकली कल स्टार्टिंग में नेक्स्ट टर्न के स्टार्टिंग बता दूंगा। कुछ और चीज़ें बची हैं, बस ऑलमोस्ट हो गया सब चीज़, कोई दिक्कत नहीं, मतलब इतना समझ गया, सब समझ गए। अब असाइनमेंट ले लो बस, असाइनमेंट दे देना, असाइनमेंट दे दे, कुछ गलत हो रहा था असाइनमेंट भी सही करते हैं, असाइनमेंट दे देते हैं। मैं कल ही ज्वाइन किया हूँ वीक 4 में, सिर्फ 2 क्लासेस किया हूँ, क्या वीक 4 में 2 क्लास दिख रहे हैं? हर वीक वाइज बिना चल रहा है क्लास, ठीक है। हाँ विनय, वीक वाइज चल रहा है, तो वीक 4 में मतलब आई थिंक पिछले वीक में 2 ही क्लास हुई थी, क्लास आई थिंक कैंसिल थी, ठीक है। हाँ तो वीक में जितनी क्लासेस होंगी वीक वाइज आपको चल रहा है, और आपने अभी लेटेस्ट ज्वाइन किया तो पिछले वाले वीडियोस भी आपको मिलेंगे, उनको भी देखना है। ऐसा नहीं कि आपने आज से ज्वाइन किया तो आज ही से सीखना स्टार्ट करो, कुछ चीज़ें रिवाइज करनी है जो आपको पिछले मिल जाएगी पीछे, ठीक है। तो असाइनमेंट दे दूँ भाई, असाइनमेंट दे दूँ? हाँ असाइनमेंट दे दूँ। और इतने लोग हो यहाँ पे, आई थिंक 45 लोग हो, तब तक असाइनमेंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तब तक असाइनमेंट का डाउनलोड वाला ऑप्शन भी दिया करूँ, ठीक है ठीक है, दे दूंगा। अब आप लोग बताओ कितने लोगों ने पिछला असाइनमेंट किया है, ये बताओ। आपने किया अक्षांश? विवेक कह रहे ओपन ही नहीं हो रहा, वो पिछला असाइनमेंट सो ही नहीं हो रहा, अच्छा ठीक है कोई नहीं, चलो कोई नहीं, मैं आज सही कर दूंगा उसको। ओपन नहीं, ठीक है, सबको ये दिक्कत आ रही। मैंने किया है लेकिन प्रॉपर नहीं किया, चलो ठीक है। आज वाला असाइनमेंट मतलब पिछला वाला असाइनमेंट अभी नहीं देख रहा हूँ, ये दोनों एक साथ में देख लूंगा, ठीक है। टेलीग्राम पे मैं बताया ना, थोड़ा सा अभी इनएक्टिव थे हम, अभी 1-2 दिन में एक्टिव होंगे तब देखेंगे, ठीक है। ये वाला दोनों असाइनमेंट देख लूंगा। पहला असाइनमेंट है कि जस्ट यू हैव टू कंप्लीट फ्यू मेथड्स, फ्यू या कंप्लीट या लिख देते हैं ऐड मेथड्स इन कैटेगरी डाउ। जैसे पहला मेथड आपको ऐड करना है, द फर्स्ट वन इज सर्च कैटेगरी। तो आप पब्लिक मेथड लिखोगे, कैटेगरी मतलब कई सारी कैटेगरी सर्च होके आएंगी, तो एक लिस्ट होगा और नाम होगा सर्च, और यहाँ पे आप लिखोगे कीवर्ड। तो मैंने एक लाइक क्वेरी कराई थी, यस, तो वो क्वेरी यहाँ पे आपको इंप्लीमेंट करनी है, ठीक है। दूसरा एक मेथड आपको इंप्लीमेंट करना है यहाँ पे, काउंट हाउ मेनी कैटेगरीज आर देयर। तो बाय डिफॉल्ट तो आप सारी कैटेगरीज निकाल करके फिर काउंट लगा सकते हो, बट ऐसा नहीं कर रहा है, यू जस्ट हैव टू काउंट, ठीक है। आपको काउंट क्वेरी लगानी है, दैट मीन्स पब्लिक इंटीजर, और यहाँ पे काउंट क्वेरी में आपको क्वेरी लिखनी है कितनी कैटेगरीज हैं उसकी, ठीक है। करने के लिए अलग तरीके भी हैं, बट अभी आपको क्वेरीज को सीखना है कि कैसे हम लोग क्वेरीज चलाते हैं, ठीक है। एक मेथड और लगा देता हूँ, ठीक है। एक मेथड और आपको बनाना है, दैट इज जो कि पब्लिक कैटेगरी दे रहा होगा, और कैटेगरी कैटेगरी बाय टाइटल, मतलब हम टाइटल देंगे और टाइटल एग्जैक्ट मैच करेगा वही कैटेगरी मुझे यहाँ पे चाहिए। सर्च वाले में भी आप टाइटल से ही सर्च करिएगा, ठीक है, टाइटल से ही सर्च कराइएगा, या टाइटल 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 ही सर्च करा लीजिएगा। इसमें एग्जैक्ट टाइटल और इसमें सर्च करना टाइटल, मतलब टाइटल का बीच का भी सर डाल दो तब भी हो जाए, और इसमें एग्जैक्ट टाइटल डाल दो तब भी। और एक और बना लीजिए, बस तीसरा एक और बना लो इसमें एक मेथड, तीसरा, और एक फोर्थ बना लो जिसमें 2 कंडीशंस में दे देता हूँ, ठीक है। और इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको बनाना है लिस्ट ऑफ कैटेगरीज ही रिटर्न करनी है, लेकिन इसमें सर्च आपको सर्च करना है, इसमें सर्च बाय टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। मतलब अगर कीवर्ड टाइटल में हो या फिर डिस्क्रिप्शन में हो, कहीं भी हो, आपको सर्च करा देना, मतलब लाइक इसमें 2 कंडीशन, मतलब टाइटल पे भी लगानी है और डिस्क्रिप्शन पे भी लगानी है। तो ये 4 मेथड उसके अंदर कंप्लीट करने हैं। ये पहला टास्क असाइनमेंट का। दूसरा टास्क है, नाउ क्रिएट क्रिएट कोर्स डाउ सेम एज कैटेगरी वन एंड कंप्लीट ऑल मेथड्स। जो जो मेथड्स आपने बनाए हैं कैटेगरी के अंदर, वो सारे कोर्स के अंदर भी बनाओगे। फिर मैं क्लास के अंदर बता दूंगा हाउ यू विल मैप, कैसे आप फॉरेन की वाला मैपिंग करोगे वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। बाकी सारे मेथड आपको इसमें भी रखने हैं, वो सारे
CRUD वाले सारे रखने कहो तो मैं लिख दूँ। आपको क्रिएट रखना है, हाँ, अपडेट रखना है, गेट रखना है, गेट ऑल रखना है, डिलीट रखना है, सर्च रखना है, सब। ठीक है, ये सारे मेथड्स आपको रखने हैं। समझ गए? अक्षांश कह रहे हैं, सर थोड़ा काम वाले बंदों का ध्यान रख के दो असाइनमेंट। अच्छा, ये बहुत सिंपल है अक्षांश। ये मुझे लगता नहीं ये कठिन है यार, अगर आप आधे घंटे बैठ जाओगे तो हो जाएगा, अगर आप क्लास समझ गए तो।